खुशामदीद, आदाब, गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आप देख रहे हैं सलाम जेके। मैं हूं आपका मेज़बान इशफाक और हस्बे आपके सामने सुबह आए हैं इस उम्मीद के साथ कि आपको हर खबर से बाखबर करे। खबर जिसका ताल्लुक जम्मू कश्मीर से है, मुल्क की सियासत से है, बैनुल-अक़वामी सतह पर है। हर पल आपको बाखबर करेंगे, कुछ नई खबरों के साथ, कुछ नई अपडेट्स के साथ। आप बने रहेंगे हमारे साथ 10 बजे तक, क्योंकि आखिरी 10 मिनट जो हमारे रहेंगे वो आपके और हमारे रहेंगे, जहाँ पर आप और हम बात करेंगे, आपके मसाइल पर गुफ्तगू करेंगे, इस उम्मीद के साथ कि इदारे आपकी आवाज़ को सुने और उमर अब्दुल्ला वाली हुकूमत तक आपकी आवाज़ पहुँच पाए। फिलहाल आप ज्वाइन करेंगे फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी और हमारी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर भी, जहाँ पर आप न सिर्फ ज्वाइन करेंगे बल्कि लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी करेंगे और अपना अपडेट भी वहां पर इनबॉक्स में आकर हम तक जरूर पहुंचाइएगा। प्रोग्राम का पहला फॉर्मेट होता है कि हम आपको हिस्ट्री ऑफ द डे बताते हैं, तो फटाफट से आसिफ रशीद के पास चलते हैं जो आपको बताएंगे कि आज तारीख के पन्नों में अहम तरीन वाक़ात कौन से हैं जो इनकी नज़र के सामने गुजर चुके हैं। जी आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया, खुशामदीद प्रोग्राम में हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। प्रोग्राम का आगाज़ हिस्ट्री ऑफ द डे के साथ और उसके बाद सीधा खबरों पर चलेंगे। आज के जो मौज़ूआत हैं वो आपके सामने रखेंगे। हिस्ट्री ऑफ द डे में आज मार्च की 25वीं तारीख है, साल 2025 और अहम तरीन वाक़यात में अमेरिका के अंदर पहली बार आज ही के दिन हॉर्स रेसिंग का इनेकाद अमल में लाया गया। वक्त गुजरने के साथ साथ पोलो गेम्स होती रहीं और 1668 में शुरुआत आज ही के दिन हुई थी। 2002 में अफगानिस्तान के शहर काबुल के शुमाल में शदीद ज़ल्ज़ले से 1000 से ज़्यादा लोगों की जानें गई। 2017 में राजस्थान के बीकानेर की तनुश्री पारीक मुल्क की पहली खातून BSF अफसर आज के दिन बनी। तारीख 25 मार्च की थी। 1954 में मुल्क का पहला हेलीकॉप्टर S-55 दिल्ली में उतारा गया आज के दिन। 1807 में बरतानवी पार्लियामेंट ने गुलामों की तिजारत का खात्मा आज के दिन किया। साल 1995 आज ही के दिन मशहूर बॉक्सर माइक टायसन को 3 साल कैद के बाद जेल से रिहा किया गया। 25 मार्च 1995, 30 बरस कबल 1971 में मशरकी पाकिस्तान में फौजिया ऑपरेशन का आगाज हुआ और इस तरीके से बाद में जाकर वो जो बांग्लादेश के लिए या बांग्लादेश बनने और अलहदा मुल्क बनने की नींव रखी जा रही थी, उसका एक अहम तरीन पड़ाव आज के दिन आगे बढ़ा। 2008 में सैयद यूसुफ रजा गिलानी पाकिस्तान के 24वें वज़ीर-ए-आज़म आज के दिन मुंतखब हुए। 1975 में शाह फैसल सऊदी बादशाह का इंतकाल आज के दिन हुआ। आज उनकी बरसी है। सऊदी अरब के अंदर सरकारी तौर पर तकरीबात का इनेकाद अमल में लाया जाता है। 1992 में वर्ल्ड कप क्रिकेट फाइनल में पाकिस्तान ने इंग्लैंड को 22 रनों से शिकस्त दी और पहली बार ICC चैंपियंस ट्रॉफी अगरचे बाद में जाकर काफ़ी लेट पाकिस्तान को फाइनल में जाने का और जीतने का मौका मिला, लेकिन वर्ल्ड कप या कोई ICC ट्रॉफी ये पहली थी जो इमरान खान की कप्तानी में पाकिस्तान ने अपने नाम की। 1700 में लंदन ने फ्रांस, इंग्लैंड और हॉलैंड के मुआहदे पर दस्तखत आज के दिन किए। सभी ममालिक ने अमन मुआहदे पर आगे बढ़ने की बात कही और 2008 में न्यूजीलैंड के क्रिकेटर स्टीफन फ्लेमिंग टेस्ट क्रिकेट से आज के दिन रिटायर हुए, जिन्होंने 70 से ज़्यादा टेस्ट मैचेस और 300 से ज़्यादा यानी ओवरऑल 400 प्लस इंटरनेशनल मैचेस अपने नाम किए और मौजूदा वक्त में चेन्नई सुपर किंग्स के साथ IPL में कोचिंग स्टाफ का हिस्सा हैं। तो हिस्ट्री ऑफ द डे में ये अहम तरीन वाक़यात आपके सामने फॉर्मेट के मुताबिक रखे हैं। यहाँ से आगे बढ़ेंगे, सीधा खबरों पर चलेंगे और आज सबसे पहले शुरुआत जम्मू कश्मीर की खबरों के साथ। आज तारीखी दिन है, ऐतिहासिक दिन है और जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर आज भी हंगामे और बहस ये सिलसिला दिन भर जारी रहना है। चलिए जनाब, खबरों के सफर को देते हैं जरा तेजी और आपको बताते हैं सबसे पहले आज 18वां दिन है जम्मू कश्मीर असेंबली का। आज 18वां दिन है और आज 18वें रोज भी कई अहम तरीन तजवीज़ें मेंबरान की तरफ से सामने रखी जाएंगी, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज हिस्टोरिकल डे इसे माना जाएगा। क्यों? जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर पहली तरमीम, कानूनी आईनी तरमीम जो है वो रखी जा रही है और ये तरमीम तब रखी जा रही है जब 5 अगस्त 2019 के बाद जम्मू कश्मीर असेंबली का इंतखाब हुआ है और इसलिए सियासी मुबस्सिरीन इसे एक हिस्टोरिकल डे भी मान रहे हैं और सियासत आज सुबह से ही काफ़ी ज़्यादा गर्म है। नई बिल जम्मू कश्मीर गुड्स एंड सर्विसेज बिल 2025 को आज ऐवान के अंदर उमर अब्दुल्ला साहब टेबल करेंगे और इस ज़िमन में बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन पहले ही पब्लिश किया गया। ऑफिशियल गैजेट 19 मार्च सन 2025 को ही आ चुका था। नई बिल अगर पास होती है जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर तो ये पहला कानून होगा जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर जब जम्मू कश्मीर अपनी खसूसी इख्तियारात खो चुका है, जब जम्मू कश्मीर रियासत के बदले यूनियन टेरिटरी है, तो ये पहला मौका होगा जब इस तरीके का कानून ऐवान के अंदर आया होगा
और फिर इसको पास भी किया जाएगा। इसलिए इसको तवारीखी पस मंजर में इंतहाई अहम माना जा रहा है। अमेंडमेंट जो है इसे कंसिडर किया जाए कि यह पहला रेक्टिफिकेशन है इवेंट 5 अगस्त 2019 के बाद, यह पॉलिटिकल कमेंटेटर्स का मानना है। रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड का वादा मरकजी हुकूमत की तरफ से किया गया है और उससे कबल आज जो बिल सामने रखा गया है यानी 25 मार्च सन 2025 को नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत जिसकी सरबराही उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, ये एक बिल रख रहे हैं जम्मू कश्मीर गुड्स एंड सर्विसेज बिल 2025। असेंबली में इस बिल का मकसद रखने का ये है कि कुछ मामलात हैं, कुछ चीज़ों पर पाबंदियां, कुछ चीज़ों पर टैक्स बढ़ाना है, कुछ और चीज़ें जिसका मैंने परसों भी आपके सामने जिक्र किया था, 2-3 चीज़ें ये ला रहे हैं उसमें वो लाना है। लेकिन सियासी मुबस्सिरीन का मानना है कि जनाब जीएसटी बिल को तब ला रहे हैं जब वज़ीर आला साहब ये कह रहे हैं कि रियासत का दर्जा बहुत जल्द बहाल किया जाएगा, और जब एक तरफ से रियासत के दर्जे की मांग हो रही है, बाय इख्तियार असेंबली को बनाने की बात हो रही है, और दूसरी तरफ से कानून में जिस तरीके से तरमीम किया जा रहा है ये दरअसल कहीं और की और भी तवज्जो मबजूल करा रहा है, ये सियासी मुबस्सिरीन मान रहे हैं। क्लास अच्छा मैं बिल की ओर सीधे आता हूँ जी। क्लास 2A अमेंड करना है जी, डेफिनीशन अंडर सेक्शन 53 बाय सबस्टिट्यूटिंग वर्ड गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर, इसको सबस्टिट्यूट करना है गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर। ये पहले भी आईन में 2-3 बार हुआ और अब बाज़ाब्ता तौर पर पहला बिल होगा और 5 अगस्त के फैसले को कहीं ना कहीं मुहर इसके बाद लगती हुई एक और नजर आएगी आपको। ये अमेंडमेंट कंसिडर किया जा रहा है 5 अगस्त के फैसले के बाद एक बड़ा होगा जिसे असेंबली वेट करेगी। फिर उसके बाद ये भी इसमें एक बड़ा है जो चेंज लाने की बात आई है, क्योंकि सेंट्रल एक्ट के हिसाब से इसको मॉडिफिकेशंस करनी है, कुछ चीज़ें नई लानी है और कुछ चीज़ों को इसमें रखा गया है। तो इस हिसाब से आज का दिन बड़ा इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि कुछ चीज़ें इसमें नई इंट्रोड्यूस की जा रही है, एक नया कानून आ रहा है, उमर अब्दुल्ला साहब बिल ला रहे हैं। बिल को पहले ही ऑफिशियल गैजेट में जारी किया गया था मार्च 19 2025 को, और आज ऐवान के अंदर देखना होगा कि मेंबरान इस पर किस तरीके से अपना रद्दअमल देंगे। लेकिन सियासी मुबस्सिरीन का मानना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए दिन इंतहाई अहम है, किस तरीके से इसे वो डिफेंड कर पाएंगे, नंबर 1, और नंबर 2 कि पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, पीपल्स कॉन्फ्रेंस, CPIM जो काफ़ी वोकल है दूसरे मामलों को लेकर, वो यहाँ पर किस तरीके का रद्दअमल देंगे इस पर भी सबकी नज़र रहेगी। इसलिए आज के दिन को हिस्टोरिक माना जा रहा है। पहला बिल होगा जम्मू कश्मीर के अंदर जो जम्मू कश्मीर गुड्स एंड सर्विसेज बिल 2025 के तौर से आज टेबल किया जाएगा, और अगर ये आज पास होता है तो ये पहला कानून होगा 5 अगस्त 2019 के बाद जिसे जम्मू कश्मीर असेंबली वेट करके इंप्लीमेंट कराएगी, और उमर अब्दुल्ला के टेन्योर में ये सब कुछ होगा। तो ये थी जनाब इसलिए बड़ी आज बात। अच्छा, आज जहां तक एक तरफ से ये है, दूसरी तरफ से वक्फे सवालात भी है, फिर वक्फे सवालात के बाद ये बिल आना है, उसके फौरन बाद जो मुतालबात ज़र है तकरीबन 8 से 9 महकमा जात के मुतालबात ज़र भी आज होने हैं, और उन मुतालबात ज़र पर भी मुख्तलिफ लीडर जो है वो अपनी अपनी बात रखेंगे और फिर सम अप वजीर करेंगे। तो इसलिए पूरा दिन आज आप देखेंगे नोक जोक, और आज पूरे दिन भी काफ़ी खबरें इस असेंबली सेशन से बाहर आएंगी। लेकिन हिस्टोरिकल डे, क्योंकि पहला कानून 5 अगस्त 2019 के बाद असेंबली के अंदर लाया जा रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज के अंदर तरमीम करनी है, जीएसटी के हवाले से कुछ बातें रखी गई है, कसिनो और दीगर चीज़ें इसमें लाई जा रही है। तो पॉलिटिकली इसका एक एंगल है, लेकिन जब आप एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट पर देखेंगे तो माना जा रहा कि यह बिल टेबल करना वक्त की ज़रूरत थी। तो इस पर हमारी नज़र रहेगी। आपको असेंबली जब शुरू होगी, मेंबरान वहाँ पर पहुँचेंगे तो आपको रिएक्शंस भी ज़रूर बताएंगे। तब तक ज़रा बढ़ते हम आगे और बात करते हैं एक और अहम और बड़ी खबर की, और ये अहम और बड़ी खबर है ऑपरेशन जो कल शुरू हो, परसों रात को शुरू हो गया था, कल एक और दिन था और आज लगभग तीसरा दिन है ऑपरेशन का जो परसों शुरू हुआ था, और हीरानगर के सरहदी इलाकों के अंदर बड़े पैमाने पर कोऑर्डिनेट सर्च ऑपरेशन इस वक्त जारी है। 23 तारीख को शुरू होने वाली इस तलाशी कार्रवाई जो बाद में एनकाउंटर में तब्दील हुआ, फिर से तलाशी कार्रवाई आगे बढ़ी। कठुआ के सानियाल हीरानगर इलाके की हम बात कर रहे हैं। ऑपरेशन इस वक्त तीसरे दिन में दाखिल हो गया है। गुज़श्ता रोज ही यानी 24 घंटों के दौरान ये पेशरफ्त हुई है, जहां पर NSG और पैरा कमांडोज की खिदमत हासिल की गई हैं। सुबह सुबह फिर से गोलियां चलने की आवाजें सुनाई दी गई हैं। अब इसकी कंफर्मेशन नहीं हुई है ये पुलिस की तरफ से या
फायरिंग की आवाज़ें सुनाई दी गई हैं या गोलियां चली किस इलाके में। अब मिलिटेंट्स एग्जैक्टली इस इलाके के अंदर मौजूद हैं या नहीं, ये इस पर पुलिस की जानिब से लबकुशाई की जानी है, क्योंकि मुतअद्दिद रिपोर्ट्स थी कि जंगलात का इलाका है, मुश्किल सूरत हाल है, इसलिए शायद एनकाउंटर के मकाम से मिलिटेंट फरार होने में कामयाब रहे। ताम इस हवाले से पुलिस की जानिब से कोई बात नहीं की गई, मगर ये ज़रूर है कि जो परसों यानी 23 तारीख को ऑपरेशन शुरू हुआ था वो थर्ड डे आज तीसरे दिन में दाखिल हो गया है। इस बीच जो एरियल व्हीकल्स है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स जिसको यूएवीज कहते हैं, स्नाइपर डॉग्स, उनकी खिदमत हासिल की जा रही हैं। कमांडोज इस वक्त अलग अलग मकामात पर फैले हुए हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ हैं, और सनियाल गांव के अंदर मुतअद्दिद इलाकों में खौफ और दहशत की लहर इसलिए भी है क्योंकि 4 से 5 लोगों का एक ग्रुप देखे जाने की खबरें पुलिस अथॉरिटीज को, सिविल एजेंसीज को या जो इंटेलिजेंस इदारे हैं उनके पास आई, जिसके बाद इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था। इस वक्त भी जम्मू कश्मीर पुलिस, फौज, राइजिंग स्टार कॉर्प्स और बाकी सिक्योरिटी दस्ते चाहे मकाम पर मौजूद हैं जो इस ऑपरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन किसी मिलिटेंट के गिरफ्तार या मारे जाने की कोई इतला नहीं है। इन सब के दरमियान जो सांबा वाली साइड से और जम्मू वाली साइड से हीरानगर को कनेक्ट करने वाले रास्ते हैं, उन रास्तों को भी सील किया गया है, सिक्योरिटी बढ़ाई गई है। जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे के ऊपर मुतअद्दिद मकामात पर चेकिंग या निगरानी बढ़ाई गई है ताकि इस सारी सूरत हाल को मजीद बेहतर बनाया जा सके और ऑपरेशन भी साथ साथ सानियाल के अंदर चलता रहे। उत्तीरण शर्मा भी हमें इस वक्त ज्वाइन कर रहे हैं, सीधा उनके पास चलते हैं हमारे नुमाइंदे। उत्तीरण, क्या इस वक्त सूरत हाल है? तकरीबन 50 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका है। सिक्योरिटी फोर्सेस या जो कंसर्न लोग हैं वो इस बात की आधिकारिक पुष्टि कर रहे हैं कि ये एनकाउंटर है या सिर्फ तलाशी कार्रवाई है, और जो खबरें कल आ रही थी कि शायद मिलिटेंट्स इलाके से निकल गए होंगे, इस पर भी कोई पुष्टि अभी तक हुई है? कोई स्टेटमेंट आया है अथॉरिटीज़ की तरफ से? अथॉरिटीज ने अभी भी कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया है, परंतु अगर हम लोगों की बात करें तो लोगों ने भी आज सुबह ही जो है 2 से 3 राउंड फायर जो है वो सुने हैं। तो लोगों का ये कहना है कि शायद ये क्लियरेंस फायर भी हो सकते हैं, क्योंकि हमने अक्सर ये देखा है एनकाउंटर्स में, जब एनकाउंटर्स खत्म हो जाते हैं, जो सिक्योरिटी फोर्सेस जब आगे बढ़ती है तो क्लियरेंस के लिए भी फायर करती है कि क्या पता कोई आतंकवादी यहाँ पर छुपा तो नहीं हुआ है। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि ये क्लियरेंस फायर है, क्योंकि तीसरा दिन है। लोगों का ये भी कहना है कि अब हमारे अंदर डर जो है वो और ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि तीसरे दिन भी जो है अभी भी कोई भी आतंकवादी जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ढूंढ नहीं पाई है। तमाम ऐसी चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिस तरह बंकर, ट्रैक्टर, बंकर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। बंकर में हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस घुसी हुई है। उसके साथ साथ जो है अगर हम बात करें तो बुलेट प्रूफ ट्रैक्टर्स वहां पर पहुंचे हैं, ड्रोन्स की मदद ली जा रही है, स्नाइपर डॉग्स वहां पर पहुंचे हैं, एनएसजी कमांडोज जो है वो सबसे आगे चल रहे हैं, परंतु अभी भी कोई भी कामयाबी जो है वो हासिल नहीं हो रही है। तो जाहिर सी बात है गांव के लोगों के अंदर जो है वो डर और भी बढ़ता जा रहा है। एक ही सवाल है कि आखिर इतनी फोर्स लगाई, इतनी आधुनिक चीजों का इस्तेमाल किया, तो फिर ये आतंकवादी ये कहा। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट है शर्मा, ये भी कल हमने देखा कि सन्नाल गांव के आसपास सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट बढ़ा दिया गया, एनर्जी के कमांडोज लगाए गए, पैरा जो ट्रूपर्स हैं उनकी भी खिदमत ली गई। और कल रात ही कुछ फोटोज वायरल हुए जिसमें ये कहा गया कि शायद ये कुछ छोड़ा हुआ हथियार है जी, जो उन मिलिटेंट्स के पास था जो शायद ट्रैक किए गए थे वहाँ पर। किस हद तक इसकी पुष्टि हुई? क्या वाकई तौर पर वो तस्वीरें और वो तमाम चीज़ें वहीं की थी या सिर्फ सोशल मीडिया पर कोई चीज़ और थी जिसको वहाँ के साथ जोड़ दिया गया था? कोई पुष्टि इस हवाले से आधिकारिक तौर पर कि हाँ ये हथियार, ये जो कुछ राउंड्स मिले हैं, कुछ मैगजीन्स मिली हैं, कुछ शूज़ थे वहाँ पर, ये उन्हीं मिलिटेंट्स के हैं? जी बिल्कुल, अभी तक आधिकारिक पुष्टि तो बिल्कुल नहीं हुई है। तो शायद सोशल मीडिया पर इस तरह की पुरानी कई तस्वीरें हैं जिसे इसके साथ जोड़ा जा रहा है। हाँ, एक तस्वीर जो है बिल्कुल रियल है, जिसमें आप देख सकते हैं कि खाने का सामान जो है वो पड़ा हुआ है और उसके साथ एक खाली कारतूस जो है वो गिरा हुआ पड़ा हुआ है। वो भी हीरानगर के पास ही मरीन इलाका है। तो वो कल का एक फोटो है, वो GPS कैमरे के थ्रू फोटो खींचा गया है। बाकी जितने भी फोटोज वायरल हो रहे हैं ना तो उन पर कोई लोकेशन है, और हम ये भी मान सकते हैं कि सोशल मीडिया पर इस तरह से वायरल किया जा रहा है, और आधिकारिक पुष्टि जो है इसकी बिल्कुल भी नहीं अभी तक हुई है। तो क्या हम ये माने कि आज पूरा दिन ये ऑपरेशन चल सकता है और शाम होते होते कहीं क्लोज भी किया जाएगा? क्योंकि अब ये फॉरेस्ट बेल्ट है, ऊपर वाला बेल्ट जो है वो एक और इलाके से ऊपर मिलता है, तो इसलिए इस ऑपरेशन को थोड़ा छोड़ दिया जाएगा एक साइड से। और सुबह कल भी हम देख रहे थे जो आम लोग हैं वहाँ पर, जो आम बाशिंदे हैं, वो अपने अपने खेतों की ओर भी जाना चाहते थे, सिर्फ एक सिलेक्टेड एरिया को रोक दिया गया था। तो क्या वो एरिया की रेस्ट्रिक्शंस हटा दी गई और सिर्फ जंगल वाले एरिया को सील किया गया है?
बिल्कुल, जंगल वाले एरिया को जो है चारों तरफ से अभी भी सील किया गया है और घेरा हुआ है और अभी भी वहां पर जो है तलाशी अभियान चलाया जा रहा है। जिस तरह गांव के लोगों की बात करें तो गांव के लोग बस यही कह रहे हैं कि हमें अपने खेतों में जाने दीजिए, हमने भी कुछ कामकाज करना है, क्योंकि सिक्योरिटी फोर्सेस से कोई भी आतंकवादी तो पकड़ा तो गया नहीं है, ना ही कोई सुराग मिला है, तो फिर हम बेबस परेशान होकर यहाँ पर बैठे हैं अपने घरों में, हमने भी काम करना है। उसके साथ साथ एक और बात उन्होंने कही है कि 3 दिन होने को है और सुबह ही जो है वो गोलियों की आवाज आती है, परंतु वो मिलिटेंट की तरफ से कोई गोली नहीं आई है। ये इसकी पुष्टि जो है लोगों ने की है, वो यहाँ से जो है क्लियरेंस फायर जो है वो हुए हैं। उसके साथ ही लोग ये भी कह रहे हैं कि हम यहाँ पर रहते हैं, हमें पता है कि सिक्योरिटी किस तरह से है, जब ये इस तरह की गतिविधियां होती है तभी सिक्योरिटी जो है वो टाइट की जाती है, तभी जो है वो हमारे साथ ज्वाइन करने के। फिलहाल ऑपरेशन का तीसरा दिन है, जंगल के इलाके को छान दिया गया है और लगातार कोशिश की जा रही है कि ट्रैक आउट किया जाए उन मिलिटेंट्स को जो लगातार वहां पर अभी भी पड़े हुए हैं। फटाफट से बढ़ते हैं जी आगे, जरा बात मुलाजमीन की करते हैं, उन मुलाजमीन की करते हैं जो सरापा एहतजाज है, कैजुअल डिलीवरेजर्स और इस तरीके के वो हजारों लोग जो जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ अजला के अंदर काम कर रहे हैं और कंटिन्यूसली अपनी मांगों को मनवाने के लिए एहतजाजी धरने भी दे रहे हैं। श्रीनगर से लेकर जम्मू तक एहतजाजी मुजाहरे हुए हैं, लेकिन इस बीच एक और खबर हम आपके सामने रख रहे हैं कि मुलाजमीन का एहतजाजी धरना जारी रहेगा। एक तरफ से जहां पीएचई, इरिगेशन, फ्लड कंट्रोल और दीगर मुलाजमीन के एहतजाज सड़कों पर है, कल भी हमने ये सिलसिला हमने देखा था और आज भी ये सिलसिला जो है वो चलेगा। फिलहाल 72 घंटों की कॉल जो है उसके तहत ये एहतजाज चल रहा है, लेकिन एक तरफ से एहतजाज मुलाजमीन अपनी मांग को मनवाने के लिए सामने आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ से बुरी तरह से पीने का पानी का फुकदान है, यानी वाटर सप्लाई जो है वो बुरी तरह से मुतासिर हुई है और बुरी तरह सूरत हाल इस वक्त पैदा हो रही है। जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर पीने के पानी की किल्लत है। हुकूमती इदारों की तरफ से अभी भी कोई मुनासिब और माकूल इंतज़ाम रेस्टोरेशन ऑफ वाटर सप्लाई के हवाले से जम्मू के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर नहीं किया गया है, जिसकी वजह से जो प्राइवेट टैंकर ऑपरेटर्स हैं वो मनमानी पर उतर आए हैं और अवाम गुनागुन मुश्किलात से दो चार है। कल ऐवान असम्बली के अंदर लीडर ऑफ अपोजिशन ने कहा था कि एहतजाजी मुलाजमीन के साथ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन को खोल दिया जाए और कम से कम रेस्टोरेशन ऑफ वाटर सप्लाई जो है, जो इमरजेंसी सर्विसेज है, उसको रेस्टोर किया जाए, लेकिन रात देर गए तक किसी तरीके का कोई चैनल ऑफ कम्युनिकेशन नहीं खुला है, जिसके बाद आज भी यह एहतजाज जो है वो देखने को मिलेगा और जम्मू शहर के मुख्तलिफ इलाकों के अंदर आज भी पीने के पानी की किल्लत होगी। पिछले 5 दिनों से मुसलसल सूरत हाल इसी तरीके की बनी हुई है, लेकिन हुकूमती इदारों की तरफ से कोई भी मुनासिब और माकूल मुतबादिल अवाम के लिए अभी तक नहीं रखा गया है, जिसकी वजह से मुश्किलात जम्मू की आवाम को देखना पड़ रही है। बड़ी खबर हम आपके सामने रख रहे हैं कि मुलाजमीन का न थमने वाला एहतजाजी सिलसिला लगातार जारी है और मुलाजमीन ये कह रहे हैं कि 6 महीने का वक्त ठीक है, आपने हाई पावर कमेटी तो बना ली है, लेकिन जो कम से कम उजरत हमारी होनी चाहिए थी उस उजरत को बहाल किया जाए, वक्त पर हमारी तनख्वाहें मिले, इसकी एश्योरेंस वज़ीर आला की तरफ से आनी चाहिए। कल भी जब हमने देखा कि एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग एक तरफ चल रही थी, इसी दौरान सेक्रेटरी घेराव की कोशिश हुई, असेंबली की तरफ बढ़ने की का पहले से इम्कान था, जिस हिसाब से तैयारियां की जा रही थी, लेकिन इस दौरान पुलिस ने रोका, लाठीचार्ज हुआ और उसके बाद एक और मीटिंग होती है जिसमें इस कार्रवाई की मजम्मत की गई और आज भी हड़ताल आगे बढ़ेगी, इसी तरीके से काम जारी रहेगा। हुकूमत मुखालिफ मुजाहिरे के दरमियान कि माजी में भी हुकूमत ने कुछ नहीं किया, मौजूदा वक्त पर भी में पूरे निज़ाम पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मीटिंग के बाद ये भी तय हुआ कि फ़िलहाल जब तक हुकूमत की जानिब से मज़ीद एक तो हालांकि कमेटी 6 महीने के अंदर अपनी रिपोर्ट देगी, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि उसमें कंसर्न लोगों को भी, यानी पीएचई की जो यूनियंस हैं उनको भी कॉन्फिडेंस में लेकर हुकूमत आगे बढ़े, ताकि कम से कम एक मुअस्सर हिकमत अमली जो है वो बनाई जा सके। ज़रा इस पर मज़ीद बात करते हैं। राजिंदर सिंह ताज साहब हैं, पीएचई यूनियन के सदर हैं जम्मू प्रोविंस के अंदर मुसलसल, और कल जब प्रोटेस्ट हो रहा था तो साथ साथ थे। राजिंदर जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ ज्वाइन करने के लिए। ये बताइएगा कि ये जो अब तक हुआ, हमने देखा कि कल ज़रूर हुई अपोजिशन की तरफ से कि बात की जाए डेली वेजर्स के साथ, बाकी तमाम लोगों के साथ, फर्दर क्या स्ट्रेटजीज, क्या हिकमत अमली है आज और कल? कोई हुकूमत के साथ बातचीत का या मुज़ाकरात का कोई या एंगेजमेंट्स की कोई बात हुई है या फिर प्रोटेस्ट कंटिन्यू रहेगा? देखिए, प्रोटेस्ट कंटिन्यू और काम छोड़ भी कंटिन्यू है। सरकार का जो एडमेंट रवैया है, सरकार जो ईगो दिखा रही है अपनी, हमारे से बात ना करके सरकार सख्ती करने की कोशिश कर रही है और इससे जम्मू प्रोविंस में लोग पानी से त्राही कर रहे हैं, पानी की किल्लत से। और सरकार जो कमेटी बना के हमको बेवकूफ बनाना चाहती है, बात कमेटी की नहीं है। कमेटी के साथ हमारी दूसरी डिमांड है, 450 करोड़ की शक्ल में
जम्मू प्रोविंस के 22 लोगों को डेली वेज और कैजुअल लेबर का पेंडिंग वेजेस हमारी वो नहीं दी जाए, उस पर बात नहीं की जाए। और हम कह रहे हैं आपको कमेटी बनानी है तो लद्दाख यूटी के रेट पे हमको लद्दाख यूटी का रेट फिलहाल दिया जाए जब तक कमेटी की रिपोर्ट आती है। और उमर साहब ने ये कहा कि कमेटी रिपोर्ट देगी, उसके बाद उस पर गौर किया है। तो उमर साहब ने कहीं नहीं कहा आपको रेगुलर करेंगे। उनकी जितनी भी बातें, हम 7 मार्च के बजट की बात करो कि हमारे पास नंबर नहीं है, आपके पास नंबर है, फाइनेंस डिपार्टमेंट लोगों को वेजेस कैसे मुहैया करवा हर महीने। उसके बाद 11 मार्च को जो कमेटी बनाई, 10 मार्च को जो हमने प्रोटेस्ट किया, हम पे डांगे चली, लाठी चली पुलिस की। उसके बाद पुलिस को अपना उम्र को चाहता है हमारी, उसके पहले मामले को बात ही नहीं की। और ये कहते हैं मुझे आप लोगों ने जो हमने बनाया है इलेक्शन मैनिफेस्टो 5 साल के लिए हुकूमत दी है, अगर 5 साल के बाद पूछना हम किसी का काम ना करें तो मेरे पास 2009 से 14 ये लोग यही चीफ मिनिस्टर है, इन्होंने तब भी वादा किया था। और लास्ट में 13 के पास इन्होंने कैबिनेट साहब कमेटी बनाई जो इस कमेटी से बड़ी थी, उसने 61,11 कैजुअल लेबर डेली वेज को आइडेंटिफाई किया। डेली वेजेस और बाकी तमाम लोगों का एहतजाज जारी है और इस दौरान जम्मू सूबे के अंदर मुख्तलिफ एरियाज़ के अंदर पानी की शदीद कमी से भी परेशानियां काफ़ी ज़्यादा हैं। और ये भी आपको बताते चलें कि ये सेक्रेटरीट घेराव की कोशिश या इस तरह का कोई इकदाम पहली मरतबा नहीं हुआ। राजेंद्र सिंह ताज साहब हमारे साथ इस वक्त लाइन पर बने हुए हैं। जी राजेंद्र जी, अपनी बात कंटिन्यू कीजिएगा। राजेंद्र जी, आप सुन पा रहे हैं? चलिए जनाब, ये तो थी बात जनाब मुलाजमीन की जो सरापा एहतजाज और इल्ज़ाम ये है कि जनाब लद्दाख यूटी की तर्ज पर कम से कम उजरत मिले और हुकूमती इदारे जो वादा कर रहे हैं ये ज़रा खुल के बात हो किस तरीके से होना है। फिलहाल बड़ी बात यह कि मुलाजमीन तो एहतजाज कर रहे हैं लेकिन अवाम गोनागू मुश्किलात से दो चार है। और वजीर जल शक्ति PHE इरीगेशन डिपार्टमेंट के जो है शायद जम्मू के अंदर मौजूद ही नहीं है, और अगर वो होते तो उन्हें इस बात का एहसास होता कि शहर किस तरीके से त्राही त्राही कर रहा है, क्योंकि पानी की शदीद किल्लत इस वक्त मुख्तलिफ इलाकों के अंदर है, क्योंकि तमाम सर्विसें मुतासिर हो रही है और डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी हिकमत अमली अभी तक तरतीब नहीं दे दी गई है। बढ़ते हैं जी आगे, बात मरकज की करते हैं, लेकिन मरकज का एक बड़ा फैसला आया है, वो फैसला आपके सामने रखेंगे। है क्या वो फैसला? क्योंकि चंद दिन पहले पाबंदियां लगी थी, अब क्या कुछ होगा इस पर बात करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे तो बताएंगे आपको कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने एक सुनहरा ख्वाब जुटाया था और यह बताया था कि नेशनल हाइडल पावर प्रोजेक्ट से बिजली के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन्हें वापस लिया जाएगा, लेकिन ऐवान के अंदर कल जो जवाब आया है वो कंट्राडिक्ट है और इस पर भी आज हंगामे के आसार जो है वो नुमाया है। लेकिन ड्रग्स के खिलाफ कार्रवाई तेजी के साथ, ड्रग माफिया के खिलाफ कार्रवाई भी हो रही है। अब की बार पेडलर्स को नहीं पकड़ा गया बल्कि सरकारी मुलाजमीन पर गाज गिरी है। बताएंगे आपको डिटेल के साथ छोटे से वक्फे के फौरन बाद।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम सलाम जीके में आपका इस्तकबाल। बात अब जरा जम्मू कश्मीर की खबरों की हो रही है, तो वो खबर जो गालिबन 11-12 मार्च के आसपास आपके सामने रखी थी अवामी एक्शन कमेटी और एक और तंजीम पर, जिस पर मरकजी वजारत दाखिला की जानिब से नोटिफिकेशन जारी करके बाकायदा पाबंदी आयद कर दी गई थी और उसके बाद इस पर रद्द-ए-अमल भी सामने आया था और साबिक वज़ीर आला जम्मू कश्मीर ने भी अपना ओपिनियन इस पर दिया था। लेकिन मजीद इख्तियारात रियासतों को मरकजी वजारत दाखिला या भारत सरकार की जानिब से दिए गए हैं और इन इख्तियारात के तहत अनलॉफुल प्रिवेंशन एक्टिविटीज़ एक्ट या UAPA के तहत मजीद जो कार्रवाइयाँ या केसेस में आगे जाकर तहकीकात करनी है, एक बड़ी जिम्मेदारी रियासती सरकारों पर होगी और जम्मू कश्मीर के 2 बड़े मामलात स्टेट्स के पास होंगे। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि अवामी एक्शन कमेटी जिसकी सरबराही मीर वाइज मौलवी मोहम्मद उमर फारूक कर रहे हैं और उसके साथ साथ इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिसकी सरबराही मौलाना मसरूर अब्बास अंसारी कर रहे हैं, इन पर पाबंदी आयद कर दी थी। 11 मार्च को मरकजी वजारत दाखिला ने इन दोनों तंजीमों को पाबंदी अनलॉफुल एसोसिएशंस डिक्लेयर किया था और उसके बाद कल रात देर गए एक और ऑर्डर जारी कर दिया गया है। मरकज़ की तरफ से अवामी एक्शन कमेटी और इत्तेहादुल मुस्लिमीन के असासों को मुंजमद करने का फैसला ले लिया है। नोटिफिकेशन जारी कर दी गई है, पब्लिश हो गया जी गवर्नमेंट गैजेट ऑफ इंडिया के अंदर और तमाम इख्तियारात रियासतों को सौंप दिए गए हैं, पूरे मुल्क के अंदर रियासतों को सौंप दिए गए हैं कि अगर इन 2 तंजीमों के असासे कहीं पर भी है तो उन्हें मुंजमद किया जाए। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि सेंटर ने, मरकजी हुकूमत ने गैजेट नोटिफिकेशन जारी कर दी है और उस गैजेट नोटिफिकेशन के ज़रिए से ये फैसला ले लिया गया है कि जनाब अब अगर इनके असासे मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर है, रियासतों के अंदर है, तो वो भी मुंजमद होंगे और जम्मू कश्मीर के अंदर भी ये मुंजमद किए जाएंगे। 11 तारीख को मरकजी वजारत दाखिला ने जम्मू कश्मीर के अंदर अवामी एक्शन कमेटी को अनलॉफुल एसोसिएशन डिक्लेयर किया था और प्रिवेंशन एक्ट 1967 के तहत इमीडिएट बैन 5 सालों के लिए लगा दी गई थी और ऑर्गेनाइजेशन की तमाम एक्टिविटीज़ पर पाबंदियाँ आयद कर दी गई थी पूरे मुल्क के अंदर और ये कहा गया था कि मुल्क की सलामती और खुद मुख्तारी के लिए एक बड़ा ख़तरा है। और याद रखिएगा, इसके जवाब में मीर वाइज ने जुम्मे के रोज़ उसके फ़ौरन बाद जामिया मस्जिद के मेंबर और मेहराब से अपनी बात भी सामने रखी थी। ताहम रात देर गए मरकजी वजारत दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी की है। सेक्शन 7 और 8 के तहत ये कह दिया गया है कि अब मुंजमद शुदा ये जो असासे हैं इन्हें मुंजमद किया जाएगा और मुख्तलिफ मकामात पर मुल्क को रियासत के मुख्तलिफ रियासतों के अंदर, मुल्क के अंदर अगर कहीं पर भी इनके असासे हैं तो उन्हें मुंजमद किया जाए। रियासती हुकूमत मरकजी इदारों के साथ मिलकर ये कार्रवाई करेगी। 2 तंजीमें इत्तेहादुल मुस्लिमीन और अवामी एक्शन कमेटी पर पाबंदी आयद कर दी गई थी और अब खबर यह है कि रियासती हुकूमत, रियासती इदारे और मरकज़ की वजारत दाखिला के साथ मिलकर ये कार्रवाई आगे बढ़ी। यानी सीधी बात है, जम्मू कश्मीर के अंदर सबसे ज़्यादा ये कार्रवाई होनी है और अवामी एक्शन कमेटी के दफ्तरों से बोर्ड पहले ही हटा दिए गए थे और अब मुंजमद करने की बातें भी हो रही है। ये खबर नोटिफिकेशन के साथ रात देर गए जारी कर दी गई है मरकजी वजारत दाखिला की तरफ से। अवामी एक्शन कमेटी के साथ साथ जम्मू कश्मीर के अंदर एक और बड़ी तंजीम जिस पर पाबंदी लगी थी और अब बाज़ाब्ता मुश्किलात यहाँ से आगे और बढ़ने वाली हैं। आइंदा दिनों में आप देखेंगे शायद परेशानियाँ बढ़ने के अलावा बाकी कुछ तंजीमों पर भी तलवार लटक सकती है, लेकिन ये सारी चीज़ें आप स्टेट बहुत हद तक डिसाइड करेगी क्योंकि मरकज़ ने इख्तियारात इस हवाले से दे दिए हैं। बात अब ज़रा एक और बड़े मंसूबे की और बात मौजूदा हुकूमत के उस दावे या वादे की जो इंतखाबी मंशूर में और 2 दर्जन से ज़्यादा जो नुकात जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस में की जानिब से इक़्तिदार में आने से पहले किए गए थे और उनमें एक बड़ा आप कह लीजिए ऐलान था या एक बड़ा वादा था जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ। जितने भी आप नुकात अहम तरीन थे उनमें से पढ़ते हैं कि जो बिजली मंसूबे हैं जो इस वक्त जम्मू कश्मीर में वापस या मुंतकिल करने की ज़रूरत है, जिस पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के मुताबिक वो जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स हैं वो वापस जम्मू कश्मीर को दिलाए जाएंगे। इंतखाबी मंशूर में जो कहा गया था, आज तकरीबन 155 दिन हो गए हुकूमत बने हुए हैं, तकरीबन 150 दिनों के दौरान कोई पेशरफ्त ना होने पर या कोई मौसर हिकमत अमली ना होने पर मुबस्सरीन और वो लोग जो जम्मू कश्मीर की मौजूदा सियासी और सलामती सूरत हाल या इक्तिसादी सूरत हाल को बेहतर तरीके से समझते हैं वो सवालात उठा रहे हैं कि कम से कम
बीच में ही सही लबकुशाई मुतलकीन को इशफाक एक बार कम से कम करनी चाहिए। एक तो ये, दूसरा ऐवान के अंदर भी ये सवाल पूछा गया था कि क्या नेशनल हाइडल पावर प्रोजेक्ट NHPC से वापस लेने का कोई मंसूबा है, कोई प्लानिंग है। तो खबर सामने ये आई, जो ऐवान से बड़ी खबर और मुस्तनद खबर सामने आई, इरफान हाफिज लोन की तरफ से पूछा गया था सवाल और वजीर पावर की तरफ से ये साफ कर दिया गया कि फिलहाल कोई भी हेडवे यानी कोई भी रास्ता आगे नहीं है जहां पर हम आपको ये बताएं कि पावर प्रोजेक्ट को नेशनल हाइडल पावर कॉर्पोरेशन NHPC से वापस लेगी। सरकार ने ऑफिशियल कंफर्मेशन ऐवान के अंदर कर दी है। न सिर्फ इतना कर दिया बल्कि आगे लिखा कि रंगाराजन कमेटी और कैबिनेट कमेटी ऑन CSC जो है, कैबिनेट सब कमेटी जो है, उनकी रिपोर्ट को भी अभी इंप्लीमेंट नहीं किया गया। अब रंगाराजन कमेटी की रिपोर्ट बहुत पुरानी है, उसके बाद वजीर आजम साहब ने कैबिनेट सब कमेटी बनाई थी, वो रिपोर्ट भी अभी अनइम्प्लीमेंटेड है, अभी पूरी तरह से उस पर काम नहीं किया गया है। सिर्फ चैनल ऑफ कम्युनिकेशन यानी रस्मी खत किताबत का सिलसिला जम्मू कश्मीर पावर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन और NHPC के दरमियान है। तो कुल मिलाकर जो वजीर पावर है उमर अब्दुल्ला साहब, जो रियासत के वजीर आला भी हैं, उनकी तरफ से ये जवाब दिया गया और ये जवाब इरफान हफीज लोन के सवाल के जवाब में आया कि सरकार ने लिखा कि मामला इंतहाई अहम है और हम चाहते थे कि ये वापस आए, लेकिन न तो रंगाराजन कमेटी पर काम हुआ और ना ही CSC रिपोर्ट भी इंप्लीमेंट हुई। साथ ये भी कहा गया कि साबिका रियासत यानी 5 अगस्त 2019 से पहले वाली रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर कुल मिलाकर 690 मेगावाट सलाल हाइडल पावर प्रोजेक्ट, 480 मेगावाट उड़ी 1 हाइडल पावर प्रोजेक्ट, 390 मेगावाट दुलहस्ती, उसके साथ साथ किशन गंगा सेवा 2 जिसे आप कह रहे हैं वो, फिर नीमो बुजगु और 44 मेगावाट चकतुल, 1000 मेगावाट पतकुल और NHPC के साथ ये MOU साइन हुए थे सन 2000 के आसपास। ये भी साफ कर दिया गया कि MOU 3 जनवरी 2021 को जब स्वालाकोट का हुआ, उसके बाद दुलहस्ती का हुआ स्टेज 2 वाले पर, और ये जब हुआ था तो ये 40 साल का टाइम पीरियड था कि 40 साल के अंदर अंदर ये इनके पास रहेंगे, बाद में असेसमेंट करके इसको वापस दिया जाएगा। 8 प्रोजेक्ट सलाल उड़ी, दुलहस्ती, कृष्ण गंगा, सेवा 2 और दीगर प्रोजेक्ट जो है वो कमीशन किए गए हैं। बाकी प्रोजेक्टों पर काम भी चल रहा है, ताहम अभी सिर्फ रस्मुल खत किताबत है और कोई मुअस्सर हिकमत अमली तरतीब देने के लिए, डेडलाइन बनाने के लिए अभी तक कुछ नहीं हुआ। ये तो आज की बात। अब मैं थोड़ा सा आपको पीछे लूंगा। याद रखिएगा, वजीर थे ताज मोहिउद्दीन इरिगेशन फ्लड कंट्रोल के, उन्होंने कहा कि जब मैं पैसा NHPC से लूंगा क्योंकि पानी हमारा है, वो बिजली रहे ना, बिजली हमें वापस कर रहे हैं और ना करें। और फिर प्रोजेक्ट फाइल्स ढूंढने की कोशिश की गई, तब यह खबर सामने आई कि जनाब फाइल गुम हो गई है, फाइल मिल नहीं रही है, मिसिंग फाइल्स है। तो तब से लेकर अब तक कितना वक्त हुआ है, सूरत हाल क्या कुछ है, हमने आपके सामने बता दिया है। दरअसल ये सवाल था इरफान हफीज लोन साहब का, जिसमें सरकार ने यह मान लिया न CSC रिपोर्ट और ना ही रंगाराजन कमेटी की रिपोर्ट पर अमल दरामद हो रहा है। चलिए जनाब, इसके बाद आपको बताते हैं मंशियात के खिलाफ जंग। मंशियात के खिलाफ जंग जारी है। जम्मू और कश्मीर के अंदर हर दिन आप तस्वीरें पुलिस के ट्विटर हैंडल पर देख रहे हैं, पुलिस के सोशल मीडिया पेज पर देख रहे हैं। बुजुर्ग, नौजवान, माएँ बहनों को गिरफ्तार किया जा रहा है सिर्फ इसलिए कि वो किसी न किसी तरीके से मंशियात की चेन में जुड़े हुए, मंशियात को बांट रहे हैं, मंशियात का कारोबार कर रहे हैं। लेकिन अब सरकारी मुलाजमीन पर भी गाज गिर रही है और हुकूमती इदारों ने यह साफ कर दिया है कि किसी भी कीमत पर इस चीज को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा कि मंशियात के चेन के साथ वो जुड़े और सरकारी मुलाजमत भी करें। इसलिए उन्हें दफ्तर से बाहर निकाला गया है और क्रैकडाउन किया गया जी ड्रग माफिया पर। और इतलात और खबर ये है कि जल जीवन मिशन के जल शक्ति डिपार्टमेंट के अंदर एक JSD को डिसमिस कर दिया गया है, 5 को डिसएंगेज किया गया है। कुल मिलाकर 10 मुलाजमीन मुलविस थे NDPAC केसेस के अंदर। NDPAC केसेस के अंदर 10 मुलाजमीन थे जिन पर कार्रवाई कर दी गई है और ये कार्रवाई आर्टिकल 311 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत कर दी गई है। और जब ये कार्रवाई कर दी गई तो भरपूर मौका मुलाजमीन को भी दिया गया। इतलात और खबरों के मुताबिक इन तमाम मुलाजमीन को शोकास नोट से भी जारी कर दी गई। उनके जवाब से जब इंतजामिया मुतमईन नहीं हुई, उसके बाद ही यह फैसला लिया गया कि जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए जी इन एक्टिविटीज पर जहां पर ड्रग रिलेटेड ऑफेंसेस हो, बार बार हो और वो कहीं ना कहीं पब्लिक
ट्रस्ट खत्म कर रही हो इदारों का, तो यहाँ पर यह फैसला बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और यही वजह है कि पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन करते हुए जल शक्ति डिपार्टमेंट ने अपने 5 परमानेंट मुलाजमीन को डिसएंगेज कर निकाल दिया है, डिसमिस कर दिया है, और 10 टेम्परेरी मुलाजमीन जो आर्जी मुलाजमीन थे उसे डिसएंगेज कर दिया गया। यानी कुल मिलाकर 10 और 5 15 लोगों पर कार्रवाई हुई है। नारकोटिक ड्रग्स सब्सटेंस एक्ट NDPSC एक्ट के तहत यह कार्रवाई हुई है। आर्टिकल 311 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत यह कार्रवाई की गई है और अवाम की तरफ से इस कार्रवाई को सराहा भी गया है। चलिए, वो कार्रवाइयाँ हैं जो अब डिपार्टमेंट्स तक जा पहुंची हैं। ऐसी ही कार्रवाइयाँ कुछ पुलिस महकमे ने सांबा के अंदर की थी चंद महीने पहले, हमें जहाँ तक याद है कुछ SPOs के मुलविस होने की खबरें आई थी। तो एक अच्छी बात है कि जहाँ पर ये जो एंटी ड्रग कैंपेन चलाई जा रही है या फिर वो लोग जो ड्रग माफिया का हिस्सा हैं उनको बेनकाब करने की कोशिशें, मुलाजमीन भी इसमें मुलव्विस हैं। अथॉरिटीज़ खुद आइडेंटिफिकेशन करने के बाद इन लोगों को बाहर का रास्ता दिखा रही हैं, जो एक अच्छी बात है जिसका खैर मकदम किया जाना चाहिए। लेकिन मजीद कई बड़ी मछलियाँ जाल में फंसेंगी अगर ये कार्रवाई मजीद संजीदगी के साथ हो। आगे बढ़ते हैं, बात अब जरा खित्ते के मौसम की करते हैं। शुमाली भारत में आज मौसम तब्दील होने वाला है। एक बार फिर से महकमा मौसमियात श्रीनगर जम्मू दफ्तर ने और इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने तस्दीक की है कि वादी कश्मीर, जम्मू सूबा, पंजाब, हरियाणा और दीगर हिस्सों के अंदर आज मतलब अबरालूद रहेगा, मौसम तब्दील होगा। 25 मार्च से 27 मार्च की शाम तक बर्फबारी और बारिशों का इम्कान है और बालाई इलाकों के अंदर खासतौर से हल्की ही सही मगर बर्फबारी जरूर होगी। निचले इलाकों में या मैदानी इलाकों में बारिशें आइंदा 24 घंटों के दौरान होनी है। तेज हवाओं के साथ गरज चमक और बारिशें होंगी। महकमा मौसमियात के दफ्तर से जो तस्दीक की जा रही है, 28 मार्च से अप्रैल 3 तक फिर से खुश्क मौसम के एक और स्पेल से हमें गुजरना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल आइंदा 24 घंटों में कुछ एक मकामात पर, बिखरे हुए मकामात पर मुतलकीन के मुताबिक बर्फबारी और बारिशों का सिलसिला देखा जाना है। गुलमर्ग, जनूबी और शुमाली कश्मीर के बालाई इलाके, पीर पंचाल खिता, डोडा और किश्तवाड़ का जो ऊपरी हिस्सा है, जो टॉप ऊपर वाला जो बेल्ट है, उन एरियाज के अंदर तेज हवाओं के साथ बर्फबारी अगले 24 घंटों के दौरान होगी और निचले इलाकों में बिखरे हुए मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश। जम्मू, सांबा, कठुआ, उधमपुर, इसके अलावा रामबन तक इन बारिशों का असर देखा जाएगा और राजौरी, पुंछ में भी। इधर ये भी कहा गया है कि 26 और 27 मार्च को कश्मीर में बेशतर मकामात पर बाद दोपहर बारिशें देखी जा सकती हैं। बर्फबारी बालाई इलाकों के अंदर यानी कल दोपहर के बाद मजीद तब्दीली आएगी। इस सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए महकमा मौसमियात और उसके बाद मुतलकीन ने भी एक एडवाइजरी जारी करके तमाम लोगों से कहा गया है कि 26 और 27 तारीख के दरमियान जिस हिसाब का मौसम है, 28 से 3 अप्रैल तक खुश्क मौसम रहना है। लेकिन जो खासतौर से ट्रैवलर्स हैं, मुसाफिर हैं, ट्रांसपोर्टर्स हैं, टूरिस्ट हैं, जितने भी सयाह मुख्तलिफ मकामात का रुख कर रहे हैं, वो ऑफिशियल एडवाइजरीज के मद्देनजर रखते हुए फैसला लें ताकि किसी भी तरीके से मुश्किल सूरत हाल उनके लिए ना बने। और ज़री सरगर्मियों को फिलहाल अगले 2 से 3 दिनों के लिए मुअत्तल रखने के लिए खास तौर से 26 और 27 तक जितनी भी ज़री सरगर्मियां हैं वो मुअत्तल करने का एडवाइजरी में उन तमाम लोगों को मशवरा दिया गया है जो सरगर्मियों से या एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ से मुंसलिक हैं, यानी काश्तकारों के लिए भी एडवाइजरी जारी हुई है। ये तो एक बात थी, लेकिन बात ज़रा राब्ता सड़कों की भी करते हैं। एक तरफ सिंथन टॉप रास्ते को दोबारा खोलने की तैयारी की जा रही है, दूसरी तरफ सबकी नज़रें इस बात पर भी हैं कि मुतअद्दिद मकामात पर जहाँ ऊपरी इलाकों के अंदर बर्फबारी के बाद जो सड़कें बंद हुई थी, बहाली का अमल तेज़ किया जाएगा और आइंदा दिनों में आप देखेंगे कि सड़कें बेशतर मकामात की जहां बहाली का अमल तेज़ करने के बाद राब्ता यकीनी बनाया जाएगा। इस बीच इंपॉर्टेंट रास्ता जो साउथ कश्मीर को जम्मू प्रोविंस के साथ जोड़ने का काम करेगा और मुतबादिल रास्ते की सूरत में भी देखा जाता है, मुगल रोड से बर्फ हटाने का सिलसिला इस वक्त तेज़ किया गया है। और दूसरी तरफ ज़िला इंतज़ामिया ने साफ किया है कि 10 से 11 अप्रैल तक ये इम्कान है कि मुगल रोड को मुकम्मल तौर पर दोबारा से, यानी पुंछ और राजौरी वाली साइड से कम ये कंफर्म हो गया है कि मुगल रोड को दोबारा गाड़ियों के आमदोरफ्त के काबिल बनाया जा सकता है। राजौरी और पुंछ की इंतज़ामिया पर यह डिपेंड था, इसलिए एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग भी हुई है। उस मीटिंग में ये डिस्कशन हुआ कि मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स जिनमें इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, बाकी तमाम लोग हैं, इनकी जानिब से अब तक क्या किया गया है। तो इस सारी सूरत हाल का जायज़ा लेने के लिए ज़िला तरक्याती कमिश्नर पुंछ की जानिब से एक मीटिंग की सदारत की गई। खित्ते के अंदर बर्फबारी के बाद इस वक्त बहाली का अमल कहां पहुंचा है
उस ताल्लुक से बात हुई है। पुलिस अथॉरिटीज़ इसमें मौजूद रही, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर विकास कुंडल के अलावा। इसके अलावा जो कंसर्न डिपार्टमेंट के जिम्मेदारान हैं उनसे पूछा गया कि काम जो इस वक्त चल रहा है तकरीबन कितना मजीद वक्त लगेगा। तकरीबन आप 2 हफ्तों का अंदाज़ा लगाकर चलेगा। ARTO पुंछ बाकी तमाम लोग इस इजलास का हिस्सा बने और आगे की हिकमत अमली तय पाई। ये साफ किया गया कि 10 अप्रैल तक मुतवक्के है कि मुगल रोड को खोल दिया जाएगा, और अगर मौसम साफ रहता तो हो सकता है उससे पहले ही बर्फ मुकम्मल तौर पर दोनों अतराफ से हटाई जाए और शोपियां और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुंछ की मुश्तरका कोशिशें हो सकती हैं। इस हवाले से चूंकि हमने 2 दिन पहले भी एक स्टोरी की थी गुलिस्तान न्यूज़ से बात करते हुए, लोगों की तरफ से सुरनकोट, पुंछ, राजौरी, बफलियाज और आसपास के हिस्सों में मुतालबा किया था कि सड़क को कबल वक्त खोलने की कोशिश हो। अगर लद्दाख और श्रीनगर शाहरा खुल सकती है जहां ज्यादा बर्फ थी, तो फिर मुगल रोड क्यों नहीं, ताकि ताजिर, तलबा या जो बीमार लोग हैं वो कम से कम राहत की सांस ले और ज़रूरी कामकाज के लिए जाएं। उस खबर का असर भी हुआ। इंतजामिया ने 24 घंटों के अंदर मीटिंग बुलाई, फैसला लिया कि 2 हफ्तों के अंदर काम मुकम्मल किया जाएगा। लोगों का रद्दमल उसके बाद आया और हमारी टीम का भी शुक्रिया अदा किया गया। लेकिन साथ डिप्टी कमिश्नर की बात जरा आपको सुनाते हैं मीटिंग के बाद, जिन्होंने अपने ख्यालात का इजहार कुछ यूं किया। की ओपनिंग हमने थी, उसके लिए हमने रिव्यू मीटिंग रखी थी। BRO के हमारे ऑफिसर्स को हमने बुलाया था, पुलिस के ऑफिसर्स भी मौजूद थे, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के ऑफिसर भी मौजूद थे। हमने डिसाइड किया है कि हम 10 अप्रैल तक टारगेट करेंगे कि हम मुगल रोड को खोलने की टारगेट इस साल के लिए। हमें ये बताया गया है कि 28 मार्च को एक वेदर स्पेल है जिसमें फ्रेश स्नोफॉल होने की आशंका है। उस स्नोफॉल के होने के बाद किस लेवल का स्नोफॉल होता है उसकी क्लियरेंस का हम उसी से इमीडिएटली डिसीजन लेंगे और 8 अप्रैल तक इसको क्लियर करने की कोशिश करेंगे पूरे रास्ते को, और सेफ्टी ड्रिल्स करने के बाद 10 अप्रैल को इसको खोलने की हम कोशिश करेंगे। थैंक यू। संजय केसर है, मैं सुरनकोट का रहने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो मैं गुलिस्तान न्यूज़ चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ कि 2-3 दिन पहले हमने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें हमने ये कहा था कि जो मुगल रोड शाहरा है वो खुलनी चाहिए। तो उसी के साथ साथ मैं डिप्टी कमिश्नर पुंछ का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, उन्होंने तुरंत एक्शन लिया और एक मीटिंग का जो है एहतमाम किया, जिसमें ये हमें सुनने को मिला है कि जल्द ही मुगल रोड शाहरा जो है वो खुलने वाली है। इससे जो हमारे बीमार लोग थे उनको भी बड़ा फ़र्क पड़ेगा और वो अपना इलाज जो है वो यहाँ छोटा रास्ता होने के कारण वो अपना इलाज करवा सकेंगे। उसी के साथ साथ व्यापारी लोगों को भी बड़ा फ़ायदा होगा कि वो यहाँ वहाँ से सामान ला के यहाँ बेचते हैं। एक ईद का त्यौहार भी आने वाला है, तो लोग अपनी मनपसंद जो चीज़ें हैं वो श्रीनगर से खरीदेंगे। तो मैं गुलिस्तान न्यूज़ चैनल का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और उसी के साथ साथ एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया अदा करना चाहूँ। लोगों के तासुरात 2 रोज़ कबल गुलिस्तान न्यूज़ पर दरख्वास्त कुछ लोगों की जानिब से की गई थी, स्टोरी चली और उसका भी असर हुआ। इंतज़ामिया के साथ जब हमारी भी बराह रास्त बात हुई तो फ़ौरन से मीटिंग हुई और इस वक्त काम कहाँ पहुँचा जायज़ा लिया गया। कोशिश रहेगी कि 8 अप्रैल से पहले पहले बर्फ़ मुकम्मल तौर पर हटाकर 9 और 10 तक का ट्रैफिक कम से कम एक तरफ से चल सकता हो। अब एग्ज़ाम्स का सीज़न है, ताजिर हैं, कारोबारी अफराद के लीजिए या फिर बाकी लोग, और मुतबादिल राह भी है। आइंदा दिनों में जब ज़रूरी सप्लाई आप देखेंगे, अगर जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर कोई परेशानी आती है तो इंतज़ामिया ट्रैफिक को कई बार डाइवर्ट भी कर देती है। वक्त यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक का है, फ़ौरन से लौटेंगे तो बात ज़रा आबी ज़खायर के हवाले से और उनके तहफ़्फ़ुज़ पर करेंगे। सरकार की पॉलिसी क्या है जम्मू कश्मीर में, जो इंतखाबात पंचायतों के होने इंतज़ार किया जा रहा है कि इसी साल हों, उस ताल्लुक से हुकूमत ने क्या कुछ कहा उस पर बात करेंगे। ठेकेदारों की बात होगी, मनरेगा के तहत जो बकाया जाते हैं उस ताल्लुक से बात करेंगे। हुकूमत के कुछ जवाब आए हैं और कल से शहर श्रीनगर के अंदर भारी रश देखने को मिलेगा क्योंकि कुछ मकामात पर जो इस वक्त तवज्जो का मरकज़ बने हैं, इंतज़ामिया ने एडवाइजरीज भी जारी कर दी हैं। टुलिप गार्डन के हवाले से अपडेट और दीगर कुछ मकामात पर आपको ले चलेंगे। बैनुल-अक़वामी सतह से कुछ अहम तरीन खबरें इस वक्त हैं। हज 2025 के हवाले से नई पॉलिसी मुतारिफ कराई गई है सऊदी हुकूमत की जानिब से, चंद तब्दीलियां हुई हैं वो आपके सामने ब्रेक के उस पार, और आपकी कॉल्स भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे।
ब्रेक के बाद प्रोग्राम सलाम जेके में आपका इस्तकबाल 9:30 बज चुके हैं। 9:40 के बाद आपकी कॉल्स प्रोग्राम में शामिल करेंगे, लेकिन बात ज़रा उस मौजू की जो इंतहाई हसास है और मुश्किल तरीन सूरत हाल से पूरा खित्ता गुजर रहा है। इसलिए क्योंकि आबी ज़खायर या उनके तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से हम बात करते रहे हैं, आज बात ज़रा वेटलैंड्स के हवाले से करेंगे, क्योंकि मुतअद्दिद आबी ज़खायर की तस्दीक कई रिपोर्ट्स के ज़रिए हुई कि वो वक्त गुजरने के साथ साथ सुकड़ गए हैं और जम्मू के मुकाबले कश्मीर सूबा इसमें ऊपर है। लेकिन तबाही के दहाने पर कुछ अहम तरीन मकामात भी हैं, जिनमें झील डल है, वुलर है, होकरसर, और आइंदा दिनों में या आइंदा बरसों में शायद ये जो मुश्किलात कुछ एक मकामात पर हम देख रहे हैं, ये आप पूरे रीजन, पूरे खित्ते के अंदर वक्त गुजरने के साथ साथ इशफाक देखेंगे। चलिए जनाब, ज़रा इस पर मज़ीद डिटेल्स के साथ श्रीनगर में चलेंगे। इरफान फाजिल हमारे साथ ज्वाइन करेंगे, लेकिन खबर ये है कि जम्मू कश्मीर के अंदर आबी पनागा जो वेटलैंड्स हमारे हैं वो आहिस्ता आहिस्ता करके सुकड़ रहे हैं। 57% जम्मू कश्मीर ने 55% से ज़्यादा अपने वेटलैंड्स 10 साल के दौरान, एक डेकेड के दौरान कम हुआ है। और जब आप ये पानी आबी पनागाहों की बात करते हैं, वेटलैंड्स की बात करते हैं, तो खबर में ये भी है कि डल लेक, फिर एशिया का सबसे बड़ा झील वुलर, फिर होकरसर, ये वो 3 मेन सोर्सेज हैं जहां पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। हुकूमती इदारे ये भी कह रहे हैं कि लद्दाख यूनियन टेरिटरी बनने के बाद लद्दाख के अंदर अलग से मैपिंग की जा रही है, पहली मर्तबा वहां के वेटलैंड्स, यानी वहां के वेटलैंड्स के बारे में कोई खबर नहीं है। खबर सिर्फ जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी की हम आपको बता रहे हैं। नेशनल प्लान एक है कंजर्वेशन ऑफ इकोसिस्टम EPCA के तहत, और वेटलैंड कंजर्वेशन मैनेजमेंट रूल 2017 भी है, जिसके तहत इंक्रोचर्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, जो पोल्यूशन इसमें डाले उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, ताकि ये क्लाइमेट चेंज का मामला जो बार बार आ रहा है ये रुक सके। लेकिन ये जो वेटलैंड्स वाली बात है, पिछले 10 साल की जब हम बात करते हैं तो ये मुसलसल कम हो रहे हैं। 3,91,501 हेक्टेयर 2011 में, और 2021 में सरकारी अदाद-ओ-शुमार ये बता रहे हैं कि 3,91,501 हेक्टेयर पर आबी पनागाहें हमारी 2011 में थी, और 1,60,000 से थोड़ा सा ज़्यादा 2021 के अंदर है। ये डाटा बता रहा है, कहाँ 3 लाख और कहाँ 1 लाख। अब आप ये 10 साल में अगर इतना टर्नओवर हो जाए, इतनी खराबी हो जाए, तो आप ये समझ पाइएगा कि हम कहाँ की ओर दस्तक दे चुके हैं। यही वजह है कि कंसर्न एक बना है कि ये जो इंक्रोचमेंट्स हो रही है, एनवायरनमेंट को ख़राब करने की बातें हो रही है, इस पर शिद्दत के साथ काम किया जाए। वज़ारत माहौलियात जंगलात का ये मानना है कि जनाब हम इस पूरे मामले पर नज़र रख रहे हैं, लेकिन मज़ीद सख्त और ठोस इक़दामात उठाने की ज़रूरत है। सीधे श्रीनगर चलेंगे, इरफान फाजिल हमारे साथ है। सईद इरफान फाजिल, बात जम्मू कश्मीर की जब हम करते हैं तो एदाद शुमार दिल्ली से जारी हुए हैं, और दिल्ली के अंदर भी लोकसभा का इजलास जारी है। पूरे मुल्क के एदाद शुमार अपनी जगह, लेकिन जम्मू कश्मीर की जब हम बात करते हैं तो खबर यह है कि सुकड़ रहे हैं अभी पनागाहें। अगरचे रियासती असेंबली के अंदर बातें कुछ और कही गई, कहा गया कि हम प्रिजर्व कर रहे हैं, कंजर्वेशन प्रोग्राम चल रहे हैं, डिफॉरेस्टेशन वाली बातें हो रही थी, लेकिन सूरत हाल ये है कि अगर हम 3,70,000 से ज़्यादा हेक्टेयर से नीचे आएंगे 1 लाख के आसपास, तो सवाल तो सीधे से है कि क्या हमारी प्लानिंग और पॉलिसी में कोई कमी है? क्योंकि 3,91,000 हेक्टेयर और 1,60,000 के करीब जो हेक्टेयर की बात हो रही है, ये तो सीधी सीधी बात है कि हम बहुत कम चले गए हैं। देखिए सर, प्लानिंग एंड पॉलिसी को लेकर अगर मैं बात करूं तो जाहिर सी बात है इसमें कमी तो है, और दूसरी बात प्लानिंग और पॉलिसी के साथ कोई इंप्लीमेंटेशन नहीं। आए रोज बड़े बड़े प्रोग्राम्स, आए रोज एफॉरेस्टेशन डिफॉरेस्टेशन के प्रोग्राम्स, पब्लिसिटी प्रोग्राम्स, या कह सकते हैं कि सेमिनार्स वगैरह। इससे क्या होगा? मैं तो यह कहूंगा जम्मू कश्मीर के लिए अगर 57% वेटलैंड डिकेड, यानी ये जो इस वक्त जो लॉस चल रहा है, जिसमें तकरीबन डिकेड्स के साथ डल लेक, होकरसर, या कह सकते हैं कि जो वोलूर की अगर हम बात करेंगे, जो इतनी बड़ी पनागाहें हैं, आबी पनागाहें हैं, अगर इनकी हालत ये हो सकती है तो कौन सी, मैं कहूंगा कि इस वक्त कौन सा ऐसा डिपार्टमेंट है या कौन सी ऐसी सिचुएशन है जहां पर हम बड़ा चढ़ा के इन चीजों के बारे में बोल सकते हैं। एनक्रोचमेंट के मामला तो लगातार है, साथ ही साथ पोल्यूशन के मामला है,
क्लाइमेटिक एक ड्रास्टिक चेंज जो है वो पूरे इफेक्ट कर रही है इस रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को, क्योंकि जब तक ये चीजें रुकेगी नहीं तब तक ये चीजें ठीक होगी नहीं। अब ड्रास्टिक डिक्लाइन के साथ साथ इस वक्त अगर रिस्टोरेशन का प्रोसेस को लेकर बात करेंगे, कितने इनिशिएटिव्स ग्राउंड पर लिए जा रहे हैं आप देख लीजिए। 3,91,501 हेक्टेयर जो है वो 1,64,000 पहुंच गया है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का डेटा है। यानी हम अंदाजा लगा सकते हैं ये अनचेक्ड एनक्रोचमेंट्स और एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है। ये साफ तौर पर बता रहा है कि इस पर कोई तवज्जो नहीं है, खाली एक पब्लिसिटी है और धीरे धीरे करके कल जी हाँ जमीनें सामने खड़ी हो जाएगी, आबी पनाह खत्म हो जाएगी। इसके साथ साथ अगर आप देख लीजिए इकोसिस्टम को लेकर, एक्वाटिक जो इकोसिस्टम है उसकी इंप्लीमेंटेशन कितनी इस वक्त है। खास तौर पर अगर हम देखेंगे पूरे हिंदुस्तान की, अगर मैं लोकसभा की बात करूंगा उसमें भी क्वेरीज, उसमें भी कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं। या इन बिटवीन अगर देखा जाए डेस्पाइट पॉलिसी जो वेटलैंड कंजर्वेशन को लेकर है, रूल 2017, उसमें साफ तौर पर बताया जा रहा है कि आए रोज श्रिंक हो रही है और ये अलार्मिंग रेट है और ये अलार्मिंग रेट बढ़ने वाली। ज्वाइन करने के लिए फिलहाल लद्दाख का भी जरा मैं अपडेट आपको बता ही दूं, क्योंकि जो इतलात और ख़बर हमारे पास है फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के हवाले से मिनिस्ट्री फॉर एनवायरनमेंट ने जो हमारे पास इतलात और ख़बर आई है, तकरीबन 3,70,000 से ज़्यादा हेक्टेयर 2021 में लद्दाख के अंदर आबी पनाह गाँव को मैपिंग किया गया है। अब जब अगले साल नेक्स्ट सेशन में या कोई सवाल आएगा तब पता लगेगा कि लद्दाख की सूरत हाल क्या है, क्योंकि फिर भी आप कंपेरिजन कीजिएगा 1,74,110 हेक्टेयर कश्मीर के अंदर 2021 के अंदर, और फिर जब आप 2021 में लद्दाख को कंपेयर करेंगे तो 3,70,000 हेक्टेयर से ज़्यादा लद्दाख के अंदर। तो ये फ़र्क है जी सूरत हाल की जो मैंने आपके सामने रख दी। लेकिन ज़रा बात DDCs की करते हैं, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स की करते हैं और डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के अरकान की करते हैं, जो आया राम गया राम के काफ़ी माहिर हैं और कोई कानून उन पर इतलाक नहीं होता था। लेकिन कल ऐवान के अंदर हुकूमत ने यह साफ कर दिया कि अब यह मामला रुकेगा और एंटी डिफेक्शन लॉ को इस पूरे मामले में देखा जाएगा। एंटी डिफेक्शन लॉ DDCs पर भी नाफिजुल अमल होगा। लीगल ओपिनियन ली जा रही है इस मैटर के अंदर, यानी लॉ डिपार्टमेंट को पूरा मसवदा भेज दिया गया है और जो माहिर कानून है उनसे सलाह मशवरा लिया जा रहा है। जम्मू कश्मीर हुकूमत ने इस बात का ऐलान कर दिया है और ये साफ कर दिया है कि जनाब अब ये मामला आगे ऐसे नहीं चलेगा कि आज आप इधर है, मर्जी गई तो उधर जाएंगे। अगर आप उधर इधर करते रहे तो आपकी रुकनीत भी जाएगी, क्योंकि अब एंटी डिफेक्शन लॉ को और मजबूती के साथ DDCs पर भी नाफिजुल अमल कर दिया जाएगा। और DDC के चुनाव पहली मरतबा सन 2020 के अंदर हुए थे और फिल वक्त 3 DDC काउंसिल्स जो हैं वो खाली पड़ी हैं हमारे पास, और जो 3 डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल्स खाली पड़ी हैं उनमें इरफान हाफिज लोन साहब जो इलेक्टेड MLA आज ऑनरेबल MLA है, ये जीत कर आए हैं नॉर्थ कश्मीर से, अभी ऐवान के अंदर है तो उनकी सीट खाली पड़ी है। वहीदुर रहमान पर्रा साहब साउथ कश्मीर से जीत कर आए हैं, ये भी MLA है, इनकी भी सीट खाली है। महराज मलिक जो डोडा से हैं, इनकी भी सीट खाली है। तो 3 DDC मेंबर्स MLAs बने हैं और इनकी सीटें अभी भी खाली है। मिनिस्टर इंचार्ज रूरल डेवलपमेंट की तरफ से ये साफ कर दिया गया है कि ओपिनियन बनाई जा रही है, एक मजबूत कानून बनाया जा रहा है डिफेक्शन लॉ का, और उसे बहुत जल्द जम्मू कश्मीर के अंदर नाफिजुल अमल कर दिया जाएगा। साथ साथ ये भी कह दिया कि पंचायती राज एक्ट रूल 1989 के तहत कुछ चीज़ें हैं जिनका इतलाक होना चाहिए था, नहीं हो पाया है। फिर जम्मू कश्मीर म्युनिसिपल एक्ट 2000 की भी उन्होंने बात की, सेक्शन 18A की, जिसमें उन्होंने कहा कि डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर हो सकता है और डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ दीगर चीज़ें जो हो सकती है, लेकिन उसमें मजीद कुछ तरमीमों की ज़रूरत है। लेकिन अब इस तरमीम को लाया जाएगा ताकि चुनाव भी हो और ये मामला भी चले। लेकिन अब जब बात DDCs की चली है, पंचायतों की चली है, तो कल जब मुतालबात ज़र को समेट रहे थे वज़ीर मासूब साहब और जावेद डार साहब, जब बात कर रखे थे अपनी, तो 2 चीज़ें उन्होंने क्लियर की। कहा कि जनाब हम हर एक चीज़ को देख रहे हैं, एग्रीकल्चर में भी तब्दीलियाँ लाएंगे, हॉर्टिकल्चर में भी तब्दीली लाएंगे, लेकिन ज़िमनी सवाल कि कब बल्दियात के चुनाव होंगे उस पर उनकी थोड़ी सी खामोशी थी और उन्होंने कहा कि थोड़ा सा वक्त लग सकता है। यानी आपको पंचायतों के DDCs और BDCs के चुनाव कहीं पर भी नज़र नहीं आएंगे, क्योंकि अभी वो टेक्निकल काम बाकी है जो वज़ीर मासूब की तरफ से कहा गया, और इट विल टेक मोर देन 8 to 9 months। सो पास में कोई भी चुनाव का बिगुल अभी नहीं बच सकता है।
बात अब शहर श्रीनगर की। सयाहों की तवज्जो का मरकज एक बार फिर से वो हिस्सा बन रहा है जो जबरवन पहाड़ियों के दामन में वाक़ है और इस खूबसूरत इलाके में 3.7 मिलियन से ज्यादा ट्यूलिप बल्ब्स या फिर फूलों की अक़साम इस वक्त सयाहों की तवज्जो का मरकज बन रहे हैं। कल से ट्यूलिप गार्डन खुल रहा है, पहले से अनाउंसमेंट की जा चुकी थी, हालांकि थोड़ा सा 1 या 1.5 हफ्ता इस बार ताखीर से हुआ, मगर हुकाम की जानिब से क्लियर कर दिया गया कि इस बार कम से कम थोड़ा ज़रूर ताखीर से मगर मुश्किलात ना हो, इसके लिए भी प्लान साथ साथ तरतीब दिया गया है। ट्यूलिप गार्डन के हवाले से इंतज़ामिया ने 26 तारीख की पहले से डेडलाइन तय की थी और उसी के मुताबिक काम हुआ, लेकिन इस दरमियान अब शहर के अंदर जाहिर सी बात है जुमअतुल विदा भी है, आइंदा दिनों में आप देखेंगे सरगर्मियाँ मज़ीद होंगी और इसके अलावा ये भी आप देखेंगे कि ईद की तरफ हम जा रहे हैं, नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, तो इस दरमियान रश काफ़ी ज़्यादा होगा। भीड़ भाड़ से बचने के लिए, ट्रैफिक जैम से बचने के लिए, गैर ज़रूरी इक़दाम से बचने के लिए अब जो ज़रूरी इक़दाम थे वो उठाए गए ट्रैफिक पुलिस श्रीनगर की तरफ से और SSP ट्रैफिक मुजफ्फर शाह की तरफ से ये तस्दीक की गई कि अब यकतरफा ट्रैफिक कुछ एक जगहों पर रश को कम करने के लिए या जिन इलाकों में भीड़ ज़्यादा होती है वहाँ पर इस सारी सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए ये फैसला लिया गया। और दूसरा, कल जब ट्यूलिप गार्डन सुबह होगा तो कुछ एक मकामात पर जो पाबंदियाँ रहेंगी वो सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक रहनी है। टूरिस्ट बड़ी तादाद में जाएंगे, बाहर से भी लोग आएंगे, मकामी लोग हैं, ईद उल फित्र साथ साथ हैं, मुगल गार्डन्स में भी लोग देखने जाएंगे, बादामवारी जाएंगे, आसपास के हिस्सों में, यानी शहर इस वक्त अलग अलग जगहों से रौनकें दोबारा से बहाल होनी है। लेकिन ट्यूलिप गार्डन जो लाल चौक और डलगेट या बुलवार्ड रोड से या गुपकार रोड से जो जाएंगे ट्यूलिप गार्डन की तरफ वो जाएंगे, उनको यही रास्ता अपनाना है और जब वो वापस आएंगे तो निशात, फुरशोर, हबक, दरगाह, खानिया रूट से उनकी वापसी होनी है। और जो हरवन, शालीमार और निशात के लोग हैं या इस तरफ जाना है वो लाल चौक की तरफ जाएंगे और उनको कहा गया है कि वो फॉरशोर हज़रत बल रूट को के बजाय निशात बुलवार्ड रोड को वापस आने के लिए इस रास्ते को फॉलो करें। इसके अलावा जो लोग गुलाब बाग के हैं, ज़ाकुरा, नसीम बाग, हबक, उनकी जानिब से भी उनके लिए भी रूट्स तय कर दिए गए हैं। SSP ट्रैफिक मुजफ्फर शाह ने इस हवाले से जो कल जब ट्यूलिप गार्डन खुलेगा प्लान ट्रैफिक पुलिस का है, उस हवाले से गुलिस्तान न्यूज़ नुमाइंदा इरफान फाजिल से बात की। हमारे साथ इस वक्त मुजफ्फर शाह साहब है, बात हो रही है यहाँ पर जी हाँ ट्यूलिप गार्डन को लेकर और अभी ट्रैफिक एडवाइजरी भी आई है। सर आपका वेलकम गुलिस्तान न्यूज़ में। सर हर साल ट्रैफिक डिपार्टमेंट एक अच्छा इनिशिएटिव लेता है, इस बारी अगर देखा जाए तो क्या कुछ नए मॉड्यूल सामने नज़र आ रहे हैं, किस तरीके से रूट मैपिंग की गई? देखिए इसमें जो 26 को जो टेंटेटिवली ओपन अप हो रहा है ट्यूलिप गार्डन, इसमें बेसिकली एक एडवाइजरी भी हमने ऑलरेडी इशू की है, तो एक्सपेक्ट हम करेंगे कि बहुत सारे लोग आएंगे वहाँ पे एंड एट द सेम टाइम जो रिक्विजिट डिप्लॉयमेंट्स हैं ऑन ग्राउंड हमने विल बी पुटिंग दैट इन प्लेस। एक जो डिफरेंट इस टाइम हम कर रहे हैं कि देयर विल बी ना कंप्लीट कोऑर्डिनेशन विद डिफरेंट स्टेक होल्डर्स। कोशिश रहेगी कि जो भी ट्यूलिप गार्डन के लिए आएगा तो उसको हम सेफली वहाँ पहुँचे और वहाँ से एग्जिट उसका हैसल फ्री रहे। लेकिन जिस तरीके से हमने देखा पिछले सालों में कि पर्टिकुलरली हॉलीडेज़ जिस दिन छुट्टियाँ होती हैं उस दिन जो क्वांटम ऑफ जो ट्रैफिक वहाँ पे होता है, जो लोग वहाँ पे आते हैं वो बहुत ज़्यादा है, तो उसकी वजह से हमें वी आर फोर्स्ड टू गो फॉर वन वे। राइट, तो इट विल डिपेंड कि अगर ज़्यादा हमें लगता है कि किसी पर्टिकुलर दिन ज़्यादा वहाँ पे जो विजिटर्स आ रहे हैं तो विल रिजॉर्ट टू वन वे। हमने जो रूट मैप ऑलरेडी दिया है और हम एक और वहाँ पे पार्किंग का जो थोड़ा सा हम देख लें कि अगर उसमें हम एक्सपैंड कर पाएँ सो दैट ज़्यादा से ज़्यादा उसमें गाड़ियाँ जो ना हम पार कर पाएँ। तो कोशिश तो रहेगी इंशाल्लाह कि जो भी विज़िटर और जो लोकल जो भी ट्यूलिप गार्डन के लिए जिसने भी जाना है उसको अच्छी तरह से वहाँ पहुँचाएँ और वहाँ से उसका जो सफ़र टुवर्ड्स रेस्पेक्टिव डेस्टिनेशंस ठीक से रहे। मेरी गुजारिश रहेगी लोगों से जो भी ट्यूलिप गार्डन के लिए आएगा देखने के लिए, तो जो हमने डेजिग्नेटेड इसमें जो पार्किंग लॉट्स हैं उन्हीं में आप गाड़ियों को पार्क करें। एक दूसरा है कि डोंट रिजॉर्ट टू ऑब्स्ट्रक्टिव पार्किंग, रोड पे आप खामखा में ब्लॉक ना करें, रोड साइड पे आप गाड़ियों को पार्क नहीं करें। हमारी जो बॉटनिकल गार्डन की पार्किंग है उसमें आप अपनी गाड़ी को पार्क करेंगे, इन केस वो उसकी पार्किंग एक्सीड हो जाती है तो हमारा जो कारपोरा के पास एक और बड़ा लॉट है तो वहाँ पे हम आपको बोलेंगे कि आप वहाँ पे गाड़ी पार्क करें। तो कोशिश रहेगी कि जितने भी लोग ट्यूलिप गार्डन के लिए आएंगे उनको अच्छी तरह से वहाँ पे पहुँचाना और वहाँ से टुवर्ड्स द रेस्पेक्टिव डेस्टिनेशंस उनका जो सफ़र वो ठीक से रहे। अदर साइड ऑफ स्टोरी सर, देयर इज सम इमरजेंसी केसेस लाइक कभी इमरजेंसी गाड़ी है, एम्बुलेंस है या कुछ, उसके लिए कोई स्पेसिफिक रूट मैपिंग?
देखिए, हमने इस पार्ट ऑफ द एडवाइजरी की जो भी इमरजेंसी व्हीकल होगी उसको जो शॉर्टेस्ट रूट होगा, तो इवन अगेंस्ट जो फ्लो ऑफ ट्रैफिक भी अगर होगा तो हम उनको अलाउ करेंगे। इट इज़ पार्ट ऑफ द एडवाइजरी। और क्योंकि हम हमारी जो मैन पावर होता है, जो नफरी होती है, वी आर ऑलवेज इन कम्युनिकेशन। हमारे पास जो वायरलेस कम्युनिकेशन होती है, तो अगर कहीं पे भी कोई भी इमरजेंसी केस है और इमरजेंसी व्हीकल है तो शॉर्टेस्ट जो है रूट से उनको फैसिलिटेट करते हैं। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हम लाजमन समझते हैं पूछना, जो सर स्पेशली अगर देखें जो फुटपाथ्स होते हैं, हमने देखा उस पर टू व्हीलर्स राइड करते हैं या कभी रैश ड्राइविंग होती है, वो स्टंट्स भी होते हैं, या इन बिटवीन जब ट्रैफिक जैम हो जाता है, तो क्या कुछ स्पेसिफिक नोट रहेगा उनके लिए? देखिए, ये इट्स अबाउट रोड बिहेवियर, और हमारी कोशिश काफ़ी देर से यही रही है कि हम जो रोड बिहेवियर है, हमारा जो कम्यूटर्स हैं, उनका रोड बिहेवियर थोड़ा सा हमें चेंज करना है। इट्स ए ग्रेजुअल प्रोसेस, धीरे धीरे करके आप देखें कि इसमें थोड़ी सी चेंज आई है और चेंज लाने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह आप देखेंगे कि रोज़ों के बाद विल बी गोइंग आउट मैसिवली अगेंस्ट दी वायलेटर्स। तो कोशिश रहेगी कि जो वायलेशंस अभी भी जो हो रही है उनको कर्ब किया जाए, लेकिन ये कर्ब तब ना कम्प्लीटली होगा अगर साथ हो एक आम आदमी का, एक आम कम्यूटर का। क्योंकि अगर हम कुछ जो ऑन रोड एक्टिविटी करते हैं, ये इट इज़ मेंट फॉर सेफ्टी ऑफ द कम्यूटर्स एंड द पेडेस्ट्रियंस एज सच। तो जो भी हम एक्टिविटी करें, आपका साथ हमें चाहिए, ताकि आप जो रोड पे चलेंगे आपका जो सफ़र वो सेफ रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, थैंक यू के सो हवाले मच। से बात की, एसएसपी ट्रैफिक मुजफ्फर शाह, गार्डन जो कि कल सुबह खुल जाएगा, आप जाएं, लेकिन एडवाइजरी फॉलो करनी पड़ेगी जो अथॉरिटीज़ की तरफ से जारी कर दी गई है। अब आगे बढ़ते हैं और इससे पहले हम दीगर मामलात की तरफ जाएं। बात ज़रा जम्मू कश्मीर के उस शोबे की भी कर लेते हैं जिस पर बड़ी डिपेंडेंसी है और मुश्किलात भी काफ़ी ज़्यादा हैं। पिछले दिनों एक आदादो शुमार पेश किए गए थे, आप कॉल्स करना भी तब तक शुरू करेंगे, आपकी कॉल्स 2 मिनट के बाद लेंगे, लेकिन बात महकमा सेहत के हवाले से 32,000 प्लस पोस्टें ओवरऑल जम्मू कश्मीर में इस वक्त सरकारी महकमों में खाली हैं, जो सरकार ने पिछले हफ्ते जवाब दिया था जम्मू कश्मीर असेंबली के अंदर। लेकिन सिर्फ मेडिकल शोबे के अंदर या महकमा सेहत के अंदर देखेंगे तो कल जो जवाब आया है उसमें 16,000 से ज़्यादा ऐसी असामियाँ हैं जो दोनों प्रोविंसेस के जम्मू और कश्मीर के अंदर, जिसमें गेजेटेड भी हैं, नॉन गेजेटेड भी हैं, जो इस वक्त खाली पड़ी हैं। और कुल तादाद इनकी हुकूमत की जानिब से 16,000 बताई गई। और श्यामलाल शर्मा, भारतीय जनता पार्टी के एमएलए, उनकी तरफ से सवाल पूछा गया था जिस पर मुतलका वजारत ने जवाब दिया कि 980 गेजेटेड और 2,937 नॉन गेजेटेड पोस्ट डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज जम्मू में, जबकि कश्मीर सूबे में डायरेक्टरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज कश्मीर के अंदर मुतलका हुकाम के मुताबिक 190 नॉन गेजेटेड, 420 गेजेटेड, 1574 नॉन गेजेटेड पोस्ट इस वक्त खाली पड़ी हैं, जो तस्दीक ऐवान के अंदर की गई। इसके अलावा ये भी कहा गया कि 45 गेजेटेड, 190 नॉन गेजेटेड पोस्ट आयुष के अंदर खाली है, जो मिशन आयुष चल रहा है। इसके अलावा 305 गेजेटेड, 1422 नॉन गेजेटेड पोस्ट इस वक्त खाली पड़ी हैं नेशनल हेल्थ मिशन के तहत, जो मुलाजमतें जम्मू कश्मीर के अंदर होती हैं या जो तैनातियां की जाती हैं। ओवरऑल दोनों प्रोविंसेस में कुल मिलाकर 7,873 दोनों डायरेक्टरेट्स के अंदर, यानी 7,873 पोस्ट इस वक्त भी खाली पड़ी हैं। डिटेल्स जो वैकेंसीज के ताल्लुक से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस की दी गई तो बताया गया कि 347 गेजेटेड पोस्ट, 1984 नॉन गेजेटेड पोस्ट जीएमसी श्रीनगर में खाली है, 362 गेजेटेड, 1392 नॉन गेजेटेड असामियां जीएमसी जम्मू और इसके जो मुंसलिक अस्पताल हैं, एसोसिएटेड हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर खाली पड़े हैं। 91 गेजेटेड, 283 नॉन गेजेटेड असामियां इस वक्त जीएमसी अनंतनाग में, 232 गेजेटेड, 357 नॉन गेजेटेड जीएमसी बारामूला में, 154 गेजेटेड, 225 नॉन गेजेटेड जीएमसी डोडा में और 121 गेजेटेड, 188 नॉन गेजेटेड पोस्ट इस वक्त खाली जीएमसी कठुआ में पड़ी हैं। जीएमसी राजौरी के ताल्लुक से कहा गया कि 173 गेजेटेड और 272 नॉन गेजेटेड पोस्ट इस वक्त भी खाली हैं। 107 और 737 बिलतरतीब गेजेटेड और नॉन गेजेटेड पोस्ट जीएमसी हंदवारा में खाली पड़ी हैं। 210 गेजेटेड और 545 नॉन गेजेटेड पोस्ट जीएमसी उधमपुर के अंदर खाली हैं। इसके अलावा ये भी तस्दीक की गई अथॉरिटीज़ की जानिब से 65 गेजेटेड, 274 नॉन गेजेटेड असामियाँ इस वक्त नेशनल हेल्थ मिशन में इन तीनों कॉलेजेस के अंदर जो आपको गिनकर बताएं, यानी उधमपुर, हंदवारा और राजौरी के अंदर इस वक्त खाली पड़ी हैं। मेडिकल कॉलेजेस में पूरे खित्ते के अंदर, पूरी यूटी के अंदर 8,079 कुल असामियाँ जो इस वक्त खाली हैं,
और टोटल डिपार्टमेंट के अंदर दोनों प्रोविंसेस की मिलाकर ये पोस्ट बनती हैं, जिसमें एनएचएम भी है, आयुष भी है, जनरल पोस्ट भी हैं, गेजेटेड नॉन गेजेटेड पोस्ट हैं। 16,000 से ज्यादा असामियां इस वक्त इस बड़े सरकारी डिपार्टमेंट के अंदर खाली हैं, जिसकी तस्दीक खुद सकीना इतू यानी जो वजीर हैं इस वक्त उनकी जानिब से की गई और ये जवाब बीजेपी के रुकन असेंबली के सवाल के बाद आया था। खबरों पर जरा ब्रेक लगाएंगे, थोड़ी देर में आपकी कॉल्स, अब कॉल्स की तरफ चलेंगे और उसके बाद कुछ एक आधी खबरें और भी आपके सामने रखनी है। कॉलर्स एक एक करके करना ज्वाइन हमारे साथ शुरू कर चुके हैं। 4 नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं और बात करना शुरू करें। फर्स्ट कॉलर इस वक्त फोन लाइन पे हमारे साथ हैं। हेलो हेलो, मेहरबानी करे बच्चन हूँ सोचो। हेलो कत पे बस राजबाग पे अहन मेहरबानी कर वो बया ये बच हस्पताल न तुम वो कोतनुक यह परी परस सत गा मुश्किल बच्चे दामाद ऑटो वोल मंगान 500 तूत हेकान अफोर्ड कर यूत बस परेशानी पत वो तुम कोत वातुन मेहरबानी कर अत 2 शाख कर तोर कन थवान योर कन क्या कश्मीर नर्सिंग तू तक कूत खुल जगह तथा सिताब बिहत मामूली पेशेंट दोहस पत गो तुम अकि बजे तक खुदा सवाल कहीं मेहरबानी तो चलो सटा शुक्रिया है। वो बिल्डिंग है खाली, अगर वहाँ पर एक ओपीडी रखा जाए शायद वो पूरे दिन चल सकता है, ओपीडी सर्विसेज और कुछ माइनर अगर रखा जाए वहाँ पर, लेकिन फिर वही सवाल होता है कि पार्किंग और फिर दूसरी परेशानियाँ वहाँ पर हैं। तो करवी कत में उम्मीद कि अगर का हाल आसे ज़रूर वात हुकूमत तम और वो तुम क्या वन। एक और कॉलर हमारे साथ है जी। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। नज़ीर अहमद गांधरबल पे सर। जी नज़ीर साहब, जनाब अम ब्रो गुजारिश गरीबन वो ना गवर्नर साहब दिमो प्लाट 5 मरडर अहन सारी गरीब बिचार परेशान हाल हेकान क्या करान हेकान गजे पीएम आवास तहत दिन सर तथ ऑलरेडी क्राइटेरिया विंडो खुलेम तथ रजिस्ट्रेशन करें तथ तम डॉक्यूमेंटेशन फाइल कर सो चलान प्रोसेस तथा सो फाइल कमिश्नर साहब नश तथ अगर सह गे क्या कमिश्नर साहब मतलब सो कस फाइल कमिश्नर सह कर रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंटस बे हाउसिंग डिपार्टमेंट कमिश्नर साहब क्या फाइल कर बसान कहें तिम दिमो 5 मरडर। अच्छा अच्छा रोशनी स्कीम या सरकारी जमीन पे ऑलरेडी बसान तिहुंद मामला सर। अच्छा चलो तथ पे कह फैसला अलबत्त पीएम आवास ऑलरेडी चलान। चलिए बहुत शुक्रिया जी। एक और कॉलर हमारे साथ है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। अशफाक साहब वारे अल्हम्दुलिल्लाह। हजरत बहुत मोहम्मद शफी ये जूनी मार पे जी शफी साहब तुम ठीक पे अल्हम्दुलिल्लाह। रात आमुत सोशल मीडिया पे प्रिंट मीडिया पे आमुत यह मैरिज हॉल यह गो 10 पे 50,000 तान मगर तुम वो ये हालात क्या मतलब मेन ज्यादा यूज ग डाउन टाउनस मन डाउन टाउन वो कोता खराब गो ये कस्बे मोश ये हनरबंदी मिसाल नमद सजी गब सजी शाल बजी सह वनस गोमुत सोरे डिफेंड तुम वो तम बिहत तम वोस वातान कूर अमिस खादर करान पे ट्रेडिशन करान वनवना पनवना क्या अकिस गरस मन 8-8-10 बसान तो यम क्या करान ग मैरिज हॉल में चलो वो 10,000 करान तम यह बर्दाश्त दिवान मगर 50,000 यह गुम। अच्छा यपर कोर यमो ओत्र 50,000 पे यह 50,000 पे कोर 65,000 दिवान यमन लड़कियन खाद बिल्कुल कैटेगरी तमो बनाम नोटिफिकेशन जारी गम और गालिबन तुली ओतर अली मोहम्मद सागर सबन फर्जंदन सलमान सागरन यह मसले, लेकिन वुनुक ताम हेक ना कह जवाब हाउसिंग मिनिस्ट्री की तरफ ये, लेकिन तुह तुलव यह मसले यह वातनाओ जरूर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के जिम्मेदारन और स्पेशली लॉ मेकर्स वनकस असेंबली अंदर तिमन ताम कि शहरी श्रीनगर अंदर यम मैरिज हॉल बनावन आम अत पर्पज तुज कत सही कि अवलन छन जाय कहीं खानदर कर घर अंदर 3-4 घर रोजान और पे गरीब नफरी आसान ज्यादा इस्तेमाल कर रेट अत बढ़े और पे वचान फैसिलिटी कत अल्लाह ताला तमिक हाफिज आसान। बहरहाल मसल तुन जेन्युइन इंशाल्लाह मे उम्मीद कि जरूर गि अमुक कह नत कह तदोरुक। एक और कॉलर। हेलो हेलो जी
सर मैं रोहित बोल रहा हूँ जम्मू से। जी रोहित भाई। हाँ सर, बात ऐसी है कि हमारी स्टेट की ब्यूरोक्रेसी ने इतना सस्ता हालत कर दिया है स्टेट का, हमारी यूटी का, कि आपको क्या बताएं इसके रिगार्डिंग। देखिए कुछ दिन पिछले साल एक गवर्नमेंट ने पहाड़ियों को दिया था रिजर्वेशन जी। तो उसमें क्या कर रहे हैं ये, इन्होंने 2 भाइयों को ही डिवाइड करके रख दिया ब्यूरोक्रेसी ने। इन्होंने क्या किया, जैसे मान लो कि एसटी बेसिकली उसका नाम है ST2 कैटेगरी का, शेड्यूल्ड ट्राइब स्टेटस 2 जी। देन ये क्या कर रहे हैं कि मान लो कि एक बाप है, उसके 2 बेटे हैं, एक रह रहा है रजौरी डिस्ट्रिक्ट या पुंछ में, एक माइग्रेट होकर जम्मू में आ गया। तो ये क्या कर रहे हैं ब्यूरोक्रेट, जो जम्मू वाला है उसी बाप का बेटा है उसको सर्टिफिकेट नहीं दे रहे, बोल रहे हैं कि आप पहाड़ी नहीं हो, आपकी वो सब कुछ नहीं है। तो वही दूसरी तरफ जो इनका दूसरा बेटा वहां रह रहा है उसको मिल रहा है। मतलब कि एक बाप के 2 बेटे हैं, एक ST है और एक नॉन ST। ये तो इंतहाई अफसोसनाक है कि एक को मिल रहा है एक को नहीं मिल रहा है, जबकि वल्दियत एक है। ये बेसिकली ये मेरा आपसे आग्रह है कि ये बात आप अगर हो सके तो माननीय LG साहब के सामने भी हो सके तो उनके साथ रखें कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक बाप के 2 बेटे हैं या बेटी है, एक बेटी ST और एक बेटी नॉन ST। चलिए बहुत शुक्रिया भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है ये, अगर इस तरीके से कुछ हो रहा है और क्राइटेरिया कौन सा फिर वो फिल कर रहे हैं एक बड़ा सवाल है, लेकिन बड़ा जेन्युइन इशू है ये। तो इसमें ज़रूर बात जाएगी आगे तक, आपसे वादा है, बहुत कोशिश करेंगे हम कि हाईएस्ट लेवल पर इस चीज़ को पहुंचाया जाए। लेट देम सी कि आखिर क्या इशू है इस पूरे मामले में। एक और कॉलर। हेलो जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम जनाब। जी वालेकुम सलाम। हकीम गुलाम मोहम्मद फ्रॉम आलमगीरी बाजार से जरीबल से। जी हकीम साहब, क्या हाल चाल हुजूर? जनाब ठीक हो? अल्लाह का एहसान है। आज से 20 साल पहले म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में आपसे मुलाकात। बिल्कुल बिल्कुल हुजूर, मुझे याद आ गया जी, बिल्कुल। अच्छा जी। अब जनाब आरुष है कि अभी आपने वेटलैंड के बारे में कुछ जानकारी दी जी, तो काफी हद तक तो ये अच्छी है, लेकिन शहरी श्रीनगर में एक और 2-4 और वेटलैंड है जो मशहूर है। खुशहाल सर जो बदहाली का शिकार हो गया जी, गिल्ली सर और आंचार सर जी की तरफ मुझे लगता है कि अभी तक गवर्नमेंट का या किसी इंतजामिया की कोई तवज्जो नहीं हो रही है जी। तो अभी तक, जबकि ये शहरी श्रीनगर के बीचों बीच और डाउनटाउन में ये सबसे बड़े और मशहूर झील हुआ करते थे, आज है ही नहीं है। अब इसका दायरा भी काफी सुधर गया और ये गंदगी का ढेर बन गया, जैसे डस्टबिन बन गए। तो इसकी तरफ भी ये जो इसे डाल और होकर सर और वलर सर है जी, बुद्धि तो ठीक है, लेकिन ये जो पुरानी जेल्स है ना हमारे जो वेटलैंड्स है, तो इसको भी बचाने की लगता है कि सर्वे में इसका कोई कहीं नाम ही नहीं है। जैसे हम कहीं, जब हमारा कहीं नामो निशान मिट ही गया। खुशहाल सर अब बदहाल सब तो बन ही गया, लेकिन अब नक्शे से भी मिट रहा है। ऐसे लगता है कि क्या जो आपने अभी आदाद शुमार सामने रखे। नहीं बिल्कुल, बात वैसी है कि आहिस्ता आहिस्ता करके वो सारी चीज़ें जो हमारे विद इन द सिटी लिमिट्स थी वो ख़त्म हो रही है, वैनिश हो रही है, और हुकूमत के इंतज़ामिया के तमाम आंखों के सामने हो रहा है ये। और यही वजह कि तेज़ी के साथ ये हो रहा है, बहुत रफ्तार इसमें है। और शायद अगर ये इसी तरीके से चलता रहा तो बहुत जल्दी शायद डल भी एक किताब में ही पढ़ना पड़े कि एक ज़माने में जी झील हुआ करता था जो बड़ा खूबसूरत था। बहुत शुक्रिया हकीम साहब अपने ख्यालात देने के लिए। चलिए जी लास्ट 2 कॉल्स फटाफट से जी। हेलो हेलो जी बताएं। जी बताएं। आवाज नहीं आ रही, माजरत के साथ इस कॉल को ड्रॉप करना पड़ेगा क्योंकि ऑडियो बिल्कुल भी क्लियर नहीं है। एक और कॉलर दे दीजिएगा जी। हेलो, नाम बताइएगा, कहां से? हेलो हेलो हेलो, आदाब हुजूर। जी आदाब। RK शर्मा बोल रहा जी। शर्मा साहब बताएं। लाइन ड्रॉप हो गई है, आज बड़ी दिक्कत हो रही है जी लाइन पे भी। तकनीकी